ठीक। तो जो कल तक हमने देखा था ना, कल तक हमने क्या किया था कि कल तक हमने ये सब देखे थे पिछले वाले, है ना? किसी का कोई डाउट हो पिछले वालों में सब? कोई लग रहा है कि कोई चीज याद होने में आपको समस्या दे रही है और याद नहीं रह पा रही है, तो कोई ऐसा, कोई समस्या नहीं? ना। 2 दिन की पढ़ाई में आर्टिकल याद हो गए हैं। अभी तो रिवाइज भी ना हुआ। मतलब सोचने की बात है यार, इतना जबरदस्त ना पढ़ा रहा होगा कि 2 दिन की पढ़ाई वाला आर्टिकल रट गए लोगों के, है ना? तो मतलब बेसिकली 14 18 पहले फिगर, 18 से 22 दूसरी फिगर, तीसरी फिगर 24 25 की है। ठीक। फिर उसके बाद में 23 24 की, सॉरी 23 24 की। फिर 25 26 27 28 की अगली फिगर, फिर 29 और 30 की एक फिगर है। बड़ा सिंपल सा। फिर आर्टिकल नंबर 32 इंडिपेंडेंट है अपने आप में, है ना? आसान से है, बस इतना मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है कि तुम्हें बहुत रटना पड़ेगा। आसान सी चीज है, बस ये है कि किस आर्टिकल में क्या है उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बस मतलब किसी से पढ़ाने का यही एडवांटेज हो जाता है, बाकी रट रटा तो सब में ही है। पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको। ये 9:59। ठीक है ना? ठीक। आज क्या चीज है? आज चीज कुछ स्पेशल है। आज क्या है देखो, आज जो शब्द है ऊपर जो लिखा है वो है राज्य के नीति के निर्देश तत्व। ठीक। देखो पहला क्या है? राज्य। दूसरी क्या है? नीति। तीसरा है निर्देश। ठीक। ये 3 शब्द है, तत्व से कोई ज्यादा मतलब नहीं है यहाँ पे। पहला है राज्य। अगर कोई राज्य को कोई काम करना है, ठीक, या कोई पॉलिसी बनानी है, तो वो पॉलिसी यानी नीति बनानी है, वो किसका ध्यान रखेगा? इन चीजों का। यहाँ से क्या मिलेगा? उसे निर्देश मिलेंगे। यानी आर्टिकल नंबर 39 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक उसे लगातार निर्देश मिलेंगे। आर्टिकल नंबर 39 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक। ठीक है। अब हमने अभी तक कहाँ पे छोड़ा था? 32 पे। 32 के बाद में 33 34 35 36 37 38 39, सॉरी 38, है ना? 33 34 35 36 37 38 जो आर्टिकल हैं, ये फिर से क्या बताने लगता है? राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या काम कर सकते हैं, उनका यूज क्या है, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, वो सब आलतू फालतू की बातें, है ना? और जनरली उनसे कोई सवाल भी ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है। तो जो आर्टिकल नंबर 39 है, नंबर 1 आर्टिकल नीति के निर्देश के तत्व में, मतलब क्या है इन सबका? पहले देखो ये जो शब्द है ना, नीति निर्देश के तत्व, जो ये नीति नीति निर्देश के तत्व है, ये वाला शब्द नीति निर्देश, है ना? कि राज्य क्या करेगा? अगर राज्य कोई क्या बनाता है? पॉलिसी बनाता है। राज्य क्या बनाता है? पॉलिसी बनाता है। तो पॉलिसी में क्या ध्यान रखेगा? ये जो आर्टिकल है नंबर 39 से लेके 51 आर्टिकल जितने भी हैं, इनका वो क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। ठीक। नंबर 1 चीज, है ना? इतनी बात बिल्कुल क्लियर कि राज्य अगर कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो पॉलिसी बनाते समय वो इस चीज का ध्यान रखेगा। किसका? राज्य के नीति निर्देश के तत्वों का। कि ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इनके। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा वो कोई और पॉलिसी नहीं बना सकता, लेकिन उसकी जो प्राथमिकता होगी पॉलिसी बनाने की, वो इनको प्राथमिकता पे रखेगा। नंबर 1। दूसरा क्या है? एक्चुअल में कुछ जो बड़े कंट्री हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, कुछ जो डेवलप कंट्री हैं, उनके अंदर क्या है? जो ये नीति निर्देश के तत्व हैं, ये फंडामेंटल राइट ही हैं। जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, मम्मा पास जाओ, तो मम्मा पास जाओ। हमने भी सुन ली। वो सिखा रहा भाई सब कैसे पढ़ाना। ठीक है। तो जो राज्य के नीति निर्देश के तत्व हैं, उनका, ये तत्व जो हैं, कई जो संविधान है जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके मूल अधिकारों में शामिल हैं ये। एक्चुअल में ये वास्तव में होते मूल अधिकारी हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि इसी कारण से, चाहे वो आर्थिक कारण रहते हैं या सामाजिक कारण रहते हैं, राजनीतिक कारण रहते हैं, उन कारण से इनको मूल अधिकार में शामिल नहीं करती। जैसे आर्टिकल नंबर 21 है, अगर थोड़ा बहुत याद हो कल का, तो आर्टिकल नंबर 21 का जो हाँ, 14 से 18 तक शिक्षा फ्री। हाँ, आर्टिकल नंबर 21 का क्या जो है उसमें है शिक्षा कहाँ से लेके कहाँ तक दी गई?
14 से, सॉरी, 6 से 14 तक। 6 से। ठीक है, तो 6 से 14 तक जो शिक्षा दी गई है, 6 से 14 तक जो शिक्षा दी गई वो निःशुल्क शिक्षा है। तो कहाँ लेके चले गए उस समय? मूल अधिकार में। ठीक। क्यों? क्योंकि 2002 तक देश को लगने लगा था कि भाई हम इतने काबिल हो गए हैं कि लोगों को फ्री में शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए यहाँ से उठा के, मतलब कहाँ से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से उठा के, बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखो कहाँ से उठाया जाएगा इसको, 44 नंबर है शायद, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ से उठा के 45 नंबर को, सॉरी 45 नंबर को उठा के कहाँ पे ले गए? 21 K में। क्योंकि सरकार थोड़ी सी सक्षम हो गई, तो सरकार जब सक्षम हो गई तो यहाँ से उस आर्टिकल को उठा के लेके गए कहाँ पर? इसमें क्या नाम है आपका, मूल अधिकार में। ठीक। तो जैसे जैसे सरकार सक्षम होती जाएगी समय के साथ साथ, जैसे जैसे सरकार सक्षम होती जाएगी, वैसे वैसे वो मूल अधिकारों को, या मतलब नीति निर्देश के तत्वों को मूल अधिकार बनाती जाएगी। नंबर एक, ये बात ध्यान रखनी है दिमाग के अंदर। कॉन्सेप्चुअल आइटम है, सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे भी किया जा सकता है इसमें। दूसरा क्या है? मूल अधिकारों का जब हनन होता है तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट में। ठीक। और जब नीति निर्देश के तत्वों का हनन होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कई बार क्या है, एक ये सवाल बहुत बार मैंने देखा है छोटे छोटे एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में, कि वो चार निम्नलिखित में से सत्य क्या है। वो चार विकल्प देता है नीचे, ABC करके। पहला विकल्प देता है मूल अधिकार वाद योग्य है तथा नीति निर्देश के तत्व वाद योग्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन देता है मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है किंतु नीति निर्देश के तत्व वाद योग्य है। चौथा ऑप्शन देता है मूल अधिकार एवं नीति निर्देश के तत्व दोनों ही वाद योग्य हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन देता है कि अलट पलट के, मतलब ऊपर नीचे करता है। ठीक है, तो क्लियर करता है कि मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 हमें वाद विवाद करने का अधिकार देता है मूल अधिकार में। जबकि नीति निर्देश तत्वों में ऐसा कोई अधिकार नहीं बनाया गया जो नीति निर्देश तत्वों में बहस करने के लिए भेजा जाए। ठीक है, अब इनमें है क्या नीति निर्देश के तत्वों में? अगर पहले की मैं बात करूं, 39 की, और सिंपल सिंपल से बड़े प्यारे हैं। 39 की बात करूं, 39 का जो स्पेशल यूज है वो सिर्फ एक लौता है कि पहला, राज्य किसी भी आदमी से निःशुल्क काम करवाने का प्रावधान नहीं बनाएगा, क्योंकि ये नीति निर्देश के तत्व हैं। तो नीति निर्देश के तत्वों में क्या कहा जाएगा कि नीति निर्धारित करते समय ध्यान रखा जाएगा, तो कोई भी राज्य इस तरह का नियम नहीं बनाएगा कि जिससे बेगारी जैसी परंपरा को बढ़ावा मिले। यानी एक ऐसी परंपरा जो आदमी से काम करा लो और काम कराने के बाद में उसे मजदूरी मत दो। ठीक। और यही इसी 39 के कारण जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उन्हें फेलोशिप दी जाती है, इसी आर्टिकल 39 की वजह से। ठीक है, क्योंकि, गुड। हाँ, क्योंकि 18 साल से बड़ा नागरिक है और हायर डिग्री ऑलरेडी वो ले चुका है, उसके बाद अगर उससे काम कराया जाएगा तो उसको कोई ना कोई असिस्टेंट देना होगा। ठीक। क्लियर इतनी बात है ना? तो ये पहला वाला जो आर्टिकल है 39 आर्टिकल क्या कहता है? किसी भी आदमी से किसी भी तरह की बेगारी नहीं कराई जी। और साथ साथ ये क्या कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति से एक सा काम कराया जा रहा है, चाहे वो महिला है या पुरुष या बालक, तीनों में से कोई सा एक, उससे अगर एक समान कार्य कराया जा रहा है तो उसको एक समान वेतन देना होगा। ठीक। अगर क्या होता है कि लेट कंसीडर टीचिंग कराती है लेडी या टीचिंग कराता है जेंट्स, दोनों को बराबर ही सैलरी पेमेंट करनी होगी। ठीक है ना? तो आर्टिकल नंबर 39 का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ये किस चीज को कहता है कि आर्थिक रूप से सभी एक समान होने चाहिए। बस सिंपल सा तरीका ये है 39 को याद रखने का। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? 40वां गांधी जी का फेवरेट आर्टिकल है। 40वां जो है वो गांधी जी का बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है। 40वां क्या कहता है कि राज्य क्या करेंगे? ग्राम पंचायत। अब देखो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत शब्द लिखा है ना, संविधान का ये बड़ी नौटंकी होती है। जैसे राज्य लिखा होता है, अब राज्य आप समझ गए होंगे वैसे मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन सुनने के बाद, कि राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है ना? राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, या राज्य का मतलब महाराष्ट्र नहीं है। राज्य का मतलब क्या है? एक संस्था। वो भारत भी हो सकती है, उत्तर प्रदेश भी हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है। ठीक है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, राज्य का मतलब है एक संस्था से है बस यहाँ पर। ठीक। तो जो राज्य होगा आपका, राज्य क्या करेगा? राज्य ग्राम पंचायत संगठन को तैयार करने के लिए कदम उठाएगा।
अब भाई स्कूल क्या करता है? ग्राम पंचायत। देखो ग्राम पंचायत शब्द जो है, ग्राम पंचायत से यहाँ तात्पर्य ग्राम पंचायत वो वाला नहीं है जो ग्राम पंचायत की बात करते हैं हम, गांव वाले पंचायत की। ये होता है राज्य से छोटी इकाई की तरफ को बात करता है। राज्य क्या करेगा? अपने से छोटी इकाई का गठन करने का पूरा प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? अपने से छोटी इकाई का गठन करने का पूरा प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि अब सारी की सारी सत्ता को वो खुद हड़पने की कोशिश करे। जैसे स्कूल्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, चुनाव कराया जाता है छात्र संघ का। इसी कारण से, क्योंकि आर्टिकल नंबर 40 हमें कहता है, कई बार क्या होता है सस्पेंड हो जाता है चुनाव, क्योंकि 40 में लिखा है। अगर यही चीज मूल अधिकार में होती तो सस्पेंड नहीं होती कभी भी। ठीक है ना? ये कहाँ लिखते हैं? नीति निर्देश के तत्व में, इसलिए सस्पेंड की जा सकती है बड़े आसानी से बिना किसी टेंशन लिए। कोई भी छोटी बॉडी, मतलब कोई भी राज्य इनको देने से मना कर सकता है कभी भी, कि भाई आज मेरा मन नहीं है तो आज हम नीति निर्देश के तत्वों को लागू नहीं करेंगे, या आज करेंगे। ठीक है, तो 40वां आर्टिकल क्या कहता है? बेसिकली ग्राम पंचायत संगठन से है, और कई बार क्या आता है कि नीति निर्देश के तत्वों में ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। इस तरह के, देखो यहाँ पर अनुच्छेद का नंबर नीति निर्देश के तत्वों में बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मूल अधिकारों में क्या है, फंडामेंटली ज्यादा जानकारी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे 39, समान वेतन, एक समान एक समान आर्थिक रूप से। ठीक है, तो 39 हो गया। 40 नंबर क्या करेगा? नीचे वाली संस्था को पैदा करने के प्रावधान बनाएगा, अपने से छोटी। तो मतलब अगर कोई कहता है कि छात्र संघ का चुनाव कराने का प्रावधान संविधान में कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? 40 नंबर आर्टिकल में। ठीक, देखो जो चीजें हैं ना संविधान में वो कॉन्सेप्चुअल हैं, तो थोड़ा सा दिमाग आपको खुद से लगाना होगा। कई बार क्या करते हैं ना बच्चे जो लूसेंट पढ़ते हैं या वो सब पढ़ते हैं, उनसे क्या है, बस एक चीज याद हो जाती है तो पता नहीं चलता कि कोई एक्स्ट्रा चीज आती है तो वो कहाँ से आ गई। तो यहाँ से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 40 नंबर क्या कहता है, अपने से छोटी इकाई को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, और इकाई बनाई जाएगी, जबरदस्ती भी है एक तरह से। ठीक है ना? चलिए, आर्टिकल नंबर 41 बहुत बकवास आर्टिकल है, कोई काम का नहीं है। मतलब 39 और 40 का एक सा लिंक है और कोई नहीं है। कि क्या है कि सरकार क्या करेगी, ऐसी विकास योजना बनाएंगी जिस कारण से जो बुढ़ापे में, बीमारी में और फलाना टिकड़ा, ऐसी कोई योजना सरकार जनरली कम ही बनाती है। जैसे एक दो योजनाएं सामने आती हैं, जैसे वृद्ध पेंशन योजना, कि भाई बुढ़ा हो गया है आदमी तो पेंशन दे दो। ठीक है, या फिर कई बार कोशिश करती है कि भाई सरकारी अस्पतालों का जुगाड़ कर दो, तो सरकारी अस्पताल में इलाज हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद में आर्टिकल नंबर 42, बड़े हो गए हैं, हो सकता है 42 में से एक आध बार सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक, सवाल क्या आता है कि बेसिकली क्या है, जो ये जब 41 है 41 जो मतलब सीनियर सिंपल, सिटीजन के लिए अप्लाई है बस, ना ना ना, सबके लिए अप्लाई है। जो एबल ना है। जो एबल नहीं है बेसिकली उनके लिए, ठीक। एबल ना है उनके लिए विशेष प्रावधान करने हैं आर्थिक रूप से। ठीक है, 42 में बड़ा सिंपल सा है कि अगर लेडी कोई भी होगी, वो प्रेग्नेंट होगी, उस दौरान उसकी तनख्वाह और वो सब नहीं काटे जाएंगे कभी भी। इस तरह के प्रावधान राज्य करे कि किसी भी आदमी को, है ना, कि लेडी अभी प्रेग्नेंट होना एक नेचुरल फिनोमेना है, और नेचुरल फिनोमेना की वजह से उसको मूल धारा से अलग ना किया जाए। ठीक, उसके लिए राज्य प्रावधान करेगा। तो ऐसा कोई स्पेशल आर्टिकल नहीं है, लेकिन कई बार फालतू की बातें कर ली जाती हैं, पेपर वाला का दिमाग खराब हो जाता है, पूछ बैठता है कि मैटरनिटी लीव निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है ना? तो देन यू कैन सेज 42। ठीक, नेक्स्ट वन 43, 44, 43, है ना? सारे के सारे जो आर्टिकल हैं, मतलब 43, 43, 43, 44 और एक 45 साथ में शामिल है इनके, है ना? तो ये जो आर्टिकल हैं 43, 43, 43, ये आर्टिकलों का काम क्या है कि 44 वैसे बहुत अजीब सा आर्टिकल है, चर्चा में बहुत रहता है 44, है ना? चर्चा बहुत है 44 की, लेकिन काम नहीं लगता। चर्चा में क्या है कि हम चाहते हैं कि पूरे भारत में एक समान कानून लग जाए, है ना? जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिमों को विशेष अधिकार शामिल है, वो 5 पत्नी रख सकता है, हिंदू एक पत्नी रख सकता है। ठीक है, तो ये जुगाड़ कहाँ से होता है? ये जुगाड़ आर्टिकल नंबर 44 के तहत किया जाता है। कई बार जो जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, वो अपने जो नुमाइंदे हैं, मतलब जो उनको मानने वाले हैं, वो उनको निम्न स्तर पे प्रावधान करता है कि तुम एक से ज्यादा शादी कर सकते हो, है ना? तो 44 आर्टिकल इस चीज का विरोध करता है। 44 आर्टिकल कहता है कि भाई ये सब चीजें कभी नहीं होनी चाहिए, और धीरे धीरे पूरे देश में एक कानून लगना चाहिए। ठीक, लेकिन अभी समस्या राज्यों राज्यों की भी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो इसलिए एक समान कानून लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
लेकिन आर्टिकल नंबर 44 कहता है कि एक समान कानून देश में होना चाहिए, है ना। ठीक। और मतलब जहां तक वो जो मुस्लिम लड़कियों की शादी और ना करने की बात है, हिंदू भी 4 या 5 शादी कर सकता है, बशर्ते उसकी पहली और दूसरी तीसरी पत्नी ना भड़के। अदरवाइज क्या होगा कि एक शादी के बाद जब अगली शादी करके जाएगा ना आदमी, तो क्या होगा, पहली वाली उसे बहुत मारेगी। ठीक है, तो जो मतलब आपका जो समाज है वही अलाउ नहीं कर रहा, तो बड़ा मुश्किल है। वहां पर ऐसा नहीं होता। अगर मुस्लिम में भी क्या हो, पहली पत्नी दूसरी पत्नी का विरोध करे, तो आपको दोनों में से किसी एक का त्याग करना ही होगा हर हालात में। ठीक है, तो वो स्पेशल कानून नहीं है, लोगों को स्पेशल लगता है कई बार। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। 45, देखो मैंने वही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 45 को उठा के मतलब 21A से एडजस्ट कर दिया, क्योंकि सरकार सक्षम हो गई, तो उन्हें लगने लगा सन 2000 तक आते आते कि भाई हाँ, फ्री शिक्षा सबको दे सकते हैं, इसलिए सबको फ्री शिक्षा का जुगाड़ कर दिया गया। ठीक है ना। 46 47 डजन नॉट मैटर, मतलब इतना काम का नहीं है, याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, कभी शायद मुश्किल ही पूछा गया है। ठीक है, एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट आएगा अभी, 48 कृषि संबंधित कोई मतलब नहीं है, 49 भी ऐसा नहीं, 50 51, हाँ ठीक है। 48 कहाँ गया इसका काम का, हाँ ये रहा 48, वही तो। हाँ, 48 का जो कैप पार्ट है, वो बड़े काम का है, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत है इस 48 के कैम है। 48 का कैम है, क्या इंपॉर्टेंट है, देखो पूरे संविधान के अंदर पर्यावरण की चर्चा सिर्फ 2 आर्टिकल में है। पर्यावरण की जो चर्चा है वो सिर्फ 2 आर्टिकल में है, एक है 48 कै और दूसरा है 51 कै। ठीक, सिर्फ यही 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिसके अंदर पर्यावरण की चर्चा की जाती है हमारे यहाँ, है ना, कि राज्य क्या करेगा, देश में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। और 51 में क्या कहा गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण के प्रति सजगता, समृद्धता और विकास के बारे में सोचे, है ना। तो 48 क्या ये हो गया। नाउ 51 कोई 51 मतलब बेसिकली जो 51 है ना, ये पीसीएस और आईएएस के पेपर के लिए वैसे जरूरी है ज्यादातर, लेकिन एग्जाम में आपके में पूछे पता नहीं, मुझे तो कह नहीं सकता, है ना। बेसिकली अंतरराष्ट्रीय नियमों को लेके 51 है आर्टिकल। इंटरनेशनल कोई भी इश्यूज है, राज्य उसके लिए कुछ काम करेगा नहीं करेगा, मतलब जनरली वैसे आपके पेपर में इससे मुश्किल ही बात की जाएगी 51 से तो। ठीक है ना। इंदिरा गांधी का फेवरेट, इंदिरा गांधी की बात मैंने कल भी की थी, आज भी की है ना। इंदिरा गांधी ऐसी लेडी थी जिसने देश का पूरा नया ढांचा बनाया था एक्चुअल में, है ना। इंदिरा गांधी उन महान लेडीजों में से, मतलब उन महान नेताओं में से एक थी जिन्होंने राजाओं की पेंशन को रुकवा दिया, है ना। आजकल क्या चल रहा है, देखो एक बात बताता हूँ, आजकल क्या चल रहा है, यूपी में क्या किया जा रहा है, सरकारी कॉलेजों को प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही जबकि मध्य प्रदेश में इससे जस्ट उल्टा हो रहा है, जबकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है ना। मध्य प्रदेश में से थोड़ा सा विपरीत हो रहा है, वहां वो क्या कर रहे हैं कि सरकारी कॉलेज जो ये एडेड कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उसे सरकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकारी करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो कॉलेज की कमेटी है उसे तनख्वाह पे रख लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हें पेंशन देंगे, ये अपना स्कूल हमें दे दो, है ना। जैसे हमने जब किया था ना, जब देश आजाद हुआ था, कि जो राजा थे उनसे क्या कहा, तुम अपना राज्य हमें दे दो और हम तुम्हें पेंशन देंगे या सैलरी देंगे। इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने क्या किया, सारे राजाओं की पेंशन बंद, कि अब बहुत दिन हो गए, अब पेंशन नहीं मिलेगी, अब अपना काम देखो, जो आपको देखना है काम धंधा करो। ठीक है, तो 51 आर्टिकल जो है, 51 कै, क्योंकि भाग 4 कै, है ना, भाग 4 कै को जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें मूल कर्तव्यों का जिक्र है। ठीक है, तो कई बार सवाल आता है कि भाग मूल कर्तव्यों का जिक्र किस चैप्टर में है, नंबर 1 वो होगा 4 कै। ठीक है, पहला वाली चीज। दूसरा क्या है कि किस आर्टिकल के तहत मूल कर्तव्य है, वो है 51 कै के अंदर में। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या है, मूल संविधान में मूल मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये कब आए, 1976 में 42वें संशोधन से, 1976 42वां संशोधन, है ना, जिसका जिक्र मैंने कल परसों भी एक बार पहले भी किया है, कि मूल कर्तव्य कब आए, 42वां संशोधन में। ठीक है, अगले में लिखा भी होगा, अच्छा मैंने नहीं लिखा है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो मूल कर्तव्य बड़े सिंपल से हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को करनी है जो इंदिरा गांधी जी को पसंद है बेसिकली, है ना। झंडे का अपमान नहीं होने देना है, राष्ट्रगान का अपमान नहीं होने देना है
है ना, कि जब भी क्या बोलते हैं आपका फिल्म चलेगी, फिल्म से पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा तो चुपचाप खड़े हो जाना है, कहीं भी राष्ट्रगान होगा तो ये करना है वो करना है, वो सारे प्रोटोकॉल यहाँ पर बनाए गए। ठीक, उसके बाद में भारत की एकता अखंडता आदि की रक्षा करनी है, और किसी भी हालात में भारत के राष्ट्र की सेवा से आपको नहीं पीछे हटना है ना। ये बहुत सारे काम, अजीबोगरीब काम किए गए आर्टिकल नंबर 51 में। इस तरह की कोई बात नहीं करता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो वही है जो मैंने बताया आपको, कि एक तो यहाँ पर पर्यावरण के प्रति सजग होगा, और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आदमी ध्यान रखेगा। और ये दो चीज ही काम की है, और आर्टिकल नंबर याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, 51A ही आपको याद रखना है। वो स्पेसिफाई नहीं करेगा 6 में है, डे में है, जय में है, इतना स्पेसिफाई नहीं करेगा। बस आर्टिकल नंबर 50A में पर्यावरण का जिक्र है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात की जाती है। बस इतना ही इसमें रहेगा। ठीक है, अब किसी का यहाँ तक कोई सवाल हो तो बताओ, क्योंकि अब चीजें बदल जाएंगी इंस्टेंटली, थोड़ा सा हमारा पढ़ाने का स्टाइल ही बदलेगा और चीजें भी बदलेंगी। अब जो जितने भी अपना अनुच्छेद अब तक देखे, इन अनुच्छेद में किसी को कोई कंफ्यूजन लगता है या इनको याद रखने में कोई समस्या हो रही है तो कृपया करके बताया जाए। अभी तक तो ना। ना है, यानी इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है। आप पढ़ना रहे ना, रिवाइज ना कर रहे अभी। रिवाइज ना कर रहे। ठीक है, वैसे रिवाइज करने लायक कुछ है भी ना, तो ही लेक्चर है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज ना हुई। ठीक है चलो, है ना। तो आज टॉपिक नया चेंज होगा, और जब आपका मन करे कि भैया बंद करना है तो इंस्टेंटली आप मुझे बता देना कि अब बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि ये चीज कंटिन्यू रहेगी लगातार, जो भी अब मैं बताऊंगा एक एक करके। ये जो फोटो आपको दिखा रहा हूँ मैं, फोटो दिख रहा होगा आपको आई थिंक, भारत का राजपत्र, है ना, द गजट ऑफ इंडिया। अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है, ऐसे ही लिखा जाता है। अंग्रेजों के जमाने में इंग्लिश ऊपर थी, हिंदी नहीं थी कहीं भी। ठीक है, भारत आने के बाद में ये शब्द हिंदी में लिखा जाने लगा। अब ये क्या चीज होती है ना, ये हमारे भारत की संसद जो होती है, संसद की शक्ति को दिखाता है ये राजपत्र, बेसिकली। कि भारत की जो संसद है उसकी शक्ति को ये राजपत्र दिखाता है। तो आज हम देखेंगे भारत का राजनीतिक स्ट्रक्चर क्या है। हो सकता है कि एक दो लोगों को पता भी हो थोड़ा बहुत, है ना। तो आज मैं फिर से उसको रिवाइज करता हूँ, उसके बाद उनके आर्टिकलों का जिक्र किया जाएगा, उसके बाद जब वो स्ट्रक्चर आपको समझ में आने लगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। है ना, पीएम नरेंद्र मोदी नंबर 1। ठीक, तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है, इस बात के बारे में थोड़ा सा जिक्र होगा पहले, कि इनको प्रधानमंत्री की स्ट्रक्चर में किस तरह एडजस्ट किया जाता है। ये ठीक, फ्लो चार्ट बनेगा एक हाँ फ्लो चार्ट टाइप बनेगा ये थोड़ा सा। बड़े पेज में। हाँ, ठीक। पीपीटी भाग गई क्या हमारी? हाँ पीपीटी भाग गई थोड़ी देर। भाग गई। ठीक है, वो कुछ गड़बड़ा गया है थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। अब क्या हो गया तुझे? अच्छा मिल गया। लग रहा है सिस्टम लोड ले रहा है ज्यादा। ना ना, लोड ना लेना, लोड ना लेना, डोंट वरी, लोड की समस्या नहीं है। i5 है भैया, सिस्टम कहाँ से लोड ले लेगा अभी। ठीक है, डोंट वरी। तो अच्छा आई हाँ फाई में फिर भी लेने का है। हाँ, लोड ना लेने का। अभी अभी जो ना क्वेरी कम है तो इसलिए लोड नहीं हो रहा है। क्वेरी थोड़ी बढ़ जाए तो लोड बढ़ जाए, हो सकता है मे बी, है ना। हमारे पे भी दौड़ आने वाला है थोड़ा सा। ठीक है, तो जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है ना, उसको कैसे बनाया जाता है, पहले हम उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। एक लोकल चुनाव होता है ना, एक लोकल चुनाव होता है जिसको हम कहते हैं एमपी का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव। ठीक, एमपी दो तरह के होंगे। अभी भी दिख ना रहा कुछ भी सही जो में? आप लिख रहे हो। अच्छा, हाँ। पीपीटी विजिबल ना हुआ। चलो चलो लाइट कोई नहीं। विजिबल नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, कोशिश करते हैं, अभी दिखाते हैं, कुछ तो दिखाएंगे। कहाँ गया यार? जादू दिखा दो। ले यार, अब दिखेगा, अब दिख रहा हाँ ये वाला है मजा। है ना। ठीक है। तो कोई मजा। हाँ, जो पीएम है उसको कौन बनाता है? एमपी। देखो उल्टा है, ध्यान से देखोगे ना, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। देखो एमपी, एमपी को उल्टा कर दो पीएम। ठीक है ना, एमपी को उल्टा कर दो पीएम। कई बार एमएलए और एमपी में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को,
तो एमएलए अलग आइटम है, एमपी अलग है। तो जो जो छोटा है ना एमपी, वो बड़ा होता है, एमएलए छोटा होता है। ठीक, तो जो एमपी होता है वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कराता है। सॉरी, एमपी क्या होता है, एमपी के लिए चुनाव होता है, और इस चुनाव को कहा जाता है लोकसभा का चुनाव। इसको कहा जाता है बेसिकली लोकसभा का चुनाव, है ना। लोकसभा के चुनाव में क्या समस्या है, लोकसभा के चुनाव में देखो, पहली चीज ध्यान रखो, राजीव गांधी के टाइम पे, आर्टिकल नंबर एक बार देख लेना, राजीव गांधी के टाइम पे उम्र को घटा के 21 साल से 18 साल किया गया था। ठीक है, उसके बाद में एक काम की चीज और याद आ गई साथ के साथ, कि वोट डालने का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। हाँ भैया, मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल में? हम्म। मेंशन तो ना किसी में। 21 क्या में? मौलिक अधिकार होएगा तो 10 साल के लौंडे को भी होएगा। देख, तुमने सही बात कही, अगर मौलिक अधिकार होगा तो 10 साल के लौंडे को भी होगा, 18 साल वाले को नहीं है ना। तो ये, हाँ। हाँ, तो ये अधिकार कौन सा है? ये एक विधिक अधिकार है। विदित मीन्स कानूनी अधिकार। वोट डालने का अधिकार क्या है? कानून अधिकार है, कानून बनाया गया छोटा सा, और कानून बना के इस अधिकार को लोगों को दे दिया गया। अभी तो राजीव गांधी ने बदल दिया, नहीं समझे? मूल अधिकार एक हमारे फंडामेंटल राइट का, उसका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा है। ठीक, तो मूल अधिकार उसका एक भाग है, उसको नहीं बदला जा सकता। इसीलिए केशव नंदा भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें से वो ना एक दिन अलग से डिस्कस करूंगा, है ना। आज आई थिंक तीसरा दिन है ना, तो मेरा प्लान ये है कि इसे 6 दिन में खत्म करना है मुझे, कुछ भी करके। तो इसलिए कृपया करके उचित सहयोग करो हर हाल में, ठीक है ना। तो जो वोट डालने का अधिकार है, वो अधिकार कैसा है? विधित अधिकार है। कई बार पेपर वाला पूछ लेता है, जब मस्ती के मूड में होता है, कि पूछ लेते हैं भाई वोट डालने का अधिकार क्या है ना। तो वोट डालने का अधिकार एक विधित अधिकार है। ठीक, चलो, है ना। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में कौन वोट डालते हैं? 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, है ना। कौन डालते हैं? लोग डालते हैं भाई। कौन डालेगा? 18 वर्ष से अधिक लोग डालेंगे। कौन डालेगा? लोग ही नागरिक डालेंगे। हैं? नागरिक नागरिक नागरिक। नागरिक। हाँ, अब समझ में आई बात नहीं? देखो, जब मैंने संविधान पढ़ाया था, वहां पर 3 अलग अलग शब्द थे, लोग थे, है ना, और कौन थे? नागरिक थे, व्यक्ति और व्यक्ति और व्यक्ति थे। नागरिक। हाँ, नेक्स्ट। तो लोग कौन होंगे? भारत में रहने वाला हर एक आदमी लोग होगा। ठीक है, हम भारत के लोग वाला लोग था वहां पे लिखा हुआ। ठीक, व्यक्ति कौन होगा? कोई भी विदेशी सिदेशी कोई भी आ जाए। और उसके बाद में अगला होगा शब्द नागरिक, है ना। तो जो नागरिक होंगे, लोग कोई भी हो सकते हैं भारत में रहने वाले। ऐसा हो सकता है कि कोई 1 साल से 2 साल से रह रहा है, उसको अभी सिटीजनशिप नहीं मिली है, लेकिन एडजस्टमेंट सिटीजनशिप का अरेंजमेंट कर दिया है, तो लोग में वो भी आदमी आ जाएगा। लेकिन नागरिक में वो आदमी नहीं आएंगे। तो 18 वर्ष की उम्र से अधिक के भारत के नागरिक क्या करेंगे? वोट डालेंगे। ठीक, किसके चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में, नंबर एक, है ना। अब यहीं से मैं डायरेक्ट देखो, एक फ्लो चार्ट छोटा सा और क्लियर कर देता हूँ। भारत में 3 तरह के चुनाव होते हैं। चुनाव केवल 3 तरह के। पहला चुनाव लोकसभा का, दूसरा चुनाव विधानसभा, और तीसरा चुनाव लोकल का। ठीक, ये 3 चुनाव हैं जिसमें हम लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं जाके। इसके अलावा भी बहुत सारे चुनाव होते हैं, उनका जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन ये 3 चुनाव ऐसे हैं जिसके अंदर हम डायरेक्ट वोट डालते हैं। एक लोकसभा में, दूसरा विधानसभा, और तीसरा लोकल बॉडी का। ठीक, तीनों का टाइमिंग अलग हो सकता है ना। कई बार क्या है कि तीनों का टाइमिंग को एक करने का कई बार कहा गया है कि भाई तीनों का टाइम एक कर लो, इससे समय बचेगा, संपत्ति बचेगी, पता नहीं क्या क्या बचेगा, है ना। लेकिन हम जैसे समझदार आदमी भी इस चीज के खिलाफ है थोड़ा सा, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप तीनों को एक साथ कराओ, कोई आफत नहीं आ रही, देश का बहुत सारा टैक्स का पैसा है, सारा पैसा यहीं से बचेगा क्या? कहीं और से बचा लो। ठीक, और चुनाव जैसी संवेदनशील चीज में आप पैसे बचाने की सोच रहे हो, ये बड़ी अजीब मूर्खता की बात लगती है। लेकिन फिर भी कुछ समझदार लोग भी अच्छे पटे डायलॉग बोल रहे हैं कि भाई एक करा दो, एक करा दो, एक करा दो, है ना। जबकि चुनाव एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और चुनाव से ही हमारी पूरी राजनीतिकता निर्धारित होती है। उसके बावजूद भी हम ये चीज की ढिलाई बरतते हैं कि भाई एक कराएंगे, नहीं कराएंगे, आधा करा दो, 2 करा दो, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 3 तरह के चुनाव होते हैं। नंबर एक लोकसभा, दूसरा विधानसभा, और तीसरा लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में देखो अलग अलग जगह अलग अलग चुनाव होगा।
अलग अलग जगह से, अगर आप किसी नगर में रहते हैं तो आप नगर निगम का चुनाव में होंगे, अगर आप नगर पालिका में होते हैं तो आप नगर पालिका का चुनाव देंगे, और अगर आप किसी ग्राम पंचायत मतलब किसी गांव के अंदर रहते हैं जो परिभाषित रूप से गांव है, तो उसके अंदर आपका ग्राम प्रधानी और बीडीओ और बीएलडीओ सब सारे के सारे चुनाव होंगे लोकल बॉडी में। ठीक, लोकल बॉडी का जिक्र भारत के संविधान के 9वें चैप्टर में किया गया है। लोकल बॉडी, हर एक लोकल बॉडी का जिक्र, ठीक है, चाहे वो सहकारिता समिति है, चाहे वो किसी बॉडी के अंडर में दूसरी बॉडी बनानी हो उसका जिक्र हो। ठीक, तो 3 तरह के चुनाव होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी। अब लोकसभा का चुनाव से कौन बनेगा? एमपी बनेगा। सीधी सी बात है, देखो लोकसभा बड़ा है साइज में, तो इसका एरिया भी बड़ा ही होगा। जैसे बतौर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो गुलावटी है, गुलावटी के अंदर अगर हम देखते हैं तो लोकसभा है वो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा है पूरी की पूरी, और जबकि हमारे पास बुलंदशहर की बिल्कुल अलग एक विधानसभा अवेलेबल है। ठीक है, तो लोकसभा का साइज बड़ा होता है, कई बार एक लोकसभा में से 3-3 विधानसभाएं बन जाती हैं, कई बार 4 भी बन जाती हैं। ठीक है, कई बार 2 भी होती हैं, वो डिपेंड करता है एरिया और पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक, सभा, राज्यसभा का लोकसभा और विधानसभा का एरिया कौन निर्धारित करता है? उसका नाम होता है परिसीमन आयोग। ये सवाल कई बार पूछा गया है ना, इसलिए मैं मतलब याद आ गया दिमाग में, तो मैंने सीधा बता दिया कि लोकसभा विधानसभा की सीमा का निर्धारण, कि कितनी बड़ी लोकसभा होगी या कितनी बड़ी राज्यसभा होगी, विधानसभा होगी, उसका निर्धारण करता है परिसीमन आयोग। आखिरी परिसीमन आयोग 1984 में एडजस्ट हुआ था, आखिरी बार, आखिरी, पहले कभी। ठीक, और उसके बाद में अभी तक कोई परिसीमन आयोग की मीटिंग नहीं हुई है। हाँ नरेश जी, कोई बात है? नहीं सर। नहीं, अच्छा, वो माइक बार बार ऑन ऑफ हो रहा है ना, इसलिए मैं सोच रहा था। ठीक है, परिसीमन आयोग ही निर्धारित करता है किसका, बॉर्डर का, कि कौन सी कितनी बड़ी होगी, और आखिरी बार कब हुआ है? 1984। ठीक है, बेसिकली 1980 की जनगणना है, उसके आधार पर ही वर्तमान में विधानसभा और लोकसभाएं बनी हुई हैं। ठीक है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बढ़ जाएंगे, है ना, तो ये आर्थिक बर्डन भी होगा, और दूसरा क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारी हो जाएंगी फिर इंस्टेंटली। ठीक है, तो इसलिए जनरली अभी उसको कर्व किया हुआ है, कब तक? 2026 तक। हमसे कहा गया है कि अभी 2026 तक कोई भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ इसमें नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए, उसके बाद में 3 बात समझ में आई। चलो, तो एमपी का चुनाव कौन कराता है? सॉरी, एमपी का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव कौन करता है? 18 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग उसके अंदर वोट दे सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, कराएगा कौन? चुनाव आयोग। ठीक है, किसका? केंद्र का। कौन कराएगा? भारत का चुनाव आयोग कराएगा। किसके चुनाव को? लोकसभा के चुनाव को। ठीक है ना, तो जो भारत का चुनाव आयोग कराएगा, भारत का चुनाव आयोग क्या करेगा? जब इलेक्शन कराएगा एमपी का, एमपी जीत गए, अब एमपी कितने हैं देश के अंदर? 543 एमपी हमें चाहिए। कितने चाहिए? 543 एमपी निर्धारित किए गए थे, कब? 1984 में। लेकिन अगर आप जस्ट गूगल करते हैं और देखते हैं वेबसाइट पे संसद में, तो हमें पता चलता है यार 543 मेंबर तो है ही नहीं, तो 543 से 10-12 कम है। अभी 10-12 कम क्यों हो गए? देखो, दो इनमें से क्या है, 543 में से प्लस अगर मैं 2 कर लूं तो ये हो जाएंगे 545, है ना, ये संख्या निर्धारित की गई है। 2 जो है वो सीटें हैं रिजर्व। वो सीट रिजर्व किसके लिए है? वो सीट रिजर्व है अंग्रेजों की औलादों के लिए, आज भी। ठीक, कौन सी अंग्रेजों की औलाद? जो इंडो इंडो कौन सा होता है वो, अगल 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 इंडियन करके कुछ ऐसा नाम है, मतलब बेसिकली ब्रिटिश और इंडियन कंबाइंड वर्जन जो भी होगा, है ना, वो उसके लिए रिजर्व है 2 सीटें अलग से। ठीक है, एंग्लो भारतीय इंडियन। आंगन बोलते हैं सर। हाँ भारतीय और आंगन हाँ, भारतीय और आंगल करके मतलब कुछ शब्द है, हाँ एग्जैक्टली, है ना, मतलब एंग्लो बेसिकली इंडियन तो ना है। लौंडे लौंडे, हाँ एंग्लो इंडियन, ये कंफर्टेबल वर्ड है। ठीक है, मतलब वो हाइब्रिड है अंग्रेज और इंडियन वाला, तो उसके जो बालक हैं वो इन 2 सीटों पे कब्जा कर सकते हैं। हालात ये है कि कई बार ये 2 सीटें खाली भी रह जाती हैं, कई बार। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों, ठीक है ना, तो दैट्स बेटर। अब क्या है कि जो ये अब अंग्रेज भारत वाले हैं, ये 2 सीटें रिजर्व रखेंगे। उसके बाद में जो 543 है, इसमें से हमें देखने को मिलता है कि 535 ही लोग या 533 ही लोग वर्तमान
लोकसभा में है। अब वर्तमान लोकसभा में ऐसा क्यों, देखो एक दो तो हो गया कि मर मरा गया हो, या एक दो ने त्याग पत्र दे दिया हो फिलहाल में, तो ये सीटें इस वजह से ऊपर नीचे चलती रहती हैं। दूसरा क्या है, अभी 10 सीटों को, परिसीमन आयोग वाली सीटों को मर्ज किया हुआ है, 8-10 सीटों को। ठीक है, वो पहेली आज अभी तक सही से क्लियर नहीं है, और ना ही इसका कोई सवाल आपसे पूछेगा इतना डीपली, लेकिन खाली मैं ये बता रहा कि कंफ्यूजन हो जाएगा अभी आपको किसी वजह से, है ना। तो कंफ्यूजन की वजह से मैंने बताया कि जब आप गूगल करेंगे तो गूगल करने में आपको 545 से सीटें कम नजर आएंगी। उसका कम होने का रीजन ये है कि कई मर गए हैं और कुछ असेंबलीज को मर्ज किया हुआ है। ठीक है, वो कौन कौन सी मर्ज हुई है, कौन कौन सी मर्ज नहीं हुई है, वो गोपनीय कमेटी जानती है। ठीक है ना, तो ऐसा सवाल कोई आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो इतनी बात क्लियर। तो लोकसभा चुनाव हुआ, 545 लोग चुनाव में भाग लिए और जीत गए। अब 545 लोग क्या करेंगे, देखो ये जो 545 लोग हैं, अब ये क्या करेंगे, इनका एक, ये लोग चुनाव कराएंगे। अब यहाँ पे दो तरह के चुनाव होंगे, जिस दिन ये जीत के जाएंगे और इनकी पहली मीटिंग होगी, जीत के जाने के बाद जब इनकी पहली मीटिंग होगी, पहली मीटिंग में ये दो चुनाव कराएंगे उस दिन, आमने सामने, मतलब बैठ के वहां दो चुनाव होंगे। पहला, दल का नेता कौन होगा, पहला चुनाव, उस दल के नेता को कहा जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है ना। हमारी खास बात देखो ये है कि पूरे भारत के संविधान में कहीं प्रधानमंत्री शब्द का जिक्र नहीं होता। ठीक है, वो कौन होता है, दल का नेता, और आर्टिकल नंबर 76 में इसका जिक्र है। तो जब एमपी जीत के जाएंगे तो जाते ही वो क्या करेंगे, दल का नेता चुनेंगे, नंबर एक। दूसरा काम क्या होगा, अपनी जो सदन है उसका अध्यक्ष चुनेंगे। जो उनका सदन है लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष का गठन होगा। ठीक है, ये बात संविधान कहता है। लेकिन अगर हम इस बात को प्रैक्टिकली देखते हैं, तो प्रैक्टिकली देखने में हमें क्या मिलता है कि प्रधानमंत्री पहले से तय होता है और लोकसभा का अध्यक्ष ही पहले से तय होता है, फॉर्मेलिटी ही पूरी होती है सिर्फ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो सिस्टम है वो ये है कि जब एमपी जीत के जाएंगे, एमपी जीत के जाने के बाद में क्या करेंगे, दो तरह के चुनाव कराएंगे। नंबर एक, दल का नेता चुनेंगे, और दूसरा वो अध्यक्ष पद का चुनाव कराएंगे। दो चीज हो गई। राष्ट्रपति की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी है देश में जिसको कभी खाली नहीं रखा जा सकता। क्लियर है ना, राष्ट्रपति की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी है जिसको कभी खाली नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 56 राष्ट्रपति को पावर देता है बहुत सारी। तो राष्ट्रपति अगर नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति क्या बनेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे इंस्टेंटली। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसके बाद कौन राष्ट्रपति बनेगा, अगला अगला जो डिसीजन आता है वो होता है राज्यसभा का उपसभापति। ठीक, दूसरा आदमी। अगर राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है तो कौन राष्ट्रपति बनेगा, वो बनेगा आपका न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश बेसिकली। अगर वो भी किसी वजह से नहीं है तो सदन, जो क्या बोलते हैं इसका, जो सबसे ऊंचा जज होगा वो बनेगा। अगर वो ऊंचा जज किसी वजह से कहता है कि मैं काम में बिजी हूँ, मैं नहीं करूंगा, तो ये पावर शिफ्ट होके आ जाएगी राज्यसभा के पास। अब जो राज्यसभा का टॉप मोस्ट नेता होगा, मतलब टॉप मोस्ट मीन सीनियर, एज में सीनियर बेसिकली, है ना, असेंबली में सीनियर नहीं, एज में सीनियर नेता जो भी होगा, वो राष्ट्रपति का पद अपने आप धारण करेगा। हाँ ठीक है, बताओ गौरव जी। आपने राज्यसभा फिर से लेके आए, जब आपने बोला कि अगर पहले राष्ट्रपति फिर उपराष्ट्रपति, हाँ ठीक है, उसके बाद तीसरा राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा, हाँ राज्यसभा का उपाध्यक्ष, नॉट अध्यक्ष। राज्यसभा का उपाध्यक्ष, और हाँ, फिर क्योंकि लास्ट में फिर से जो राज्यसभा है ना, उसका अध्यक्ष उपराज्यपाल उपराष्ट्रपति होता है। हाँ, ठीक है, उसका हम जिक्र करेंगे आराम से बाद में भी। ठीक है, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का अध्यक्ष एक ही बात है। कैसे, आप कह रहे हैं ना उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का राज्यसभा अध्यक्ष का दोनों अध्यक्ष, एक बात है। हाँ एक बात है। हाँ, उसके बाद आएगा न्यायाधीश, उसके बाद न्यायाधीश आ जाएंगे। न्यायाधीश के बाद फिर हाई कोई कोई एक उच्चतम न्यायालय का जज। सीनियर जज होगा, लेकिन अगर उनमें से कोई रिफ्यूजल करता है, कई बार क्या करता है कोर्ट, ऐसा हुआ है देश में हमारे में कि रिफ्यूजल किया गया है। ठीक है, उसके जॉली के टाइम पे, तो उस समय देखा गया कि संसद ने इंस्टेंटली लॉ पास करके कहा कि एक काम करते हैं, सीनियर आदमी को बना देते हैं राज्यसभा से उठा के। राज्यसभा का हाँ मतलब राज्यसभा, राज्यसभा मेंबर्स में से कोई भी सीनियर। हाँ हाँ राज्यसभा एक्चुअल में अच्छा बहुत, ठीक, राज्यसभा इंपॉर्टेंट होती है थोड़ा सा। ठीक। ठीक है, हाँ किसी का और कोई सवाल था अभी जस्ट। और सर जो आपने बताया था हाँ 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 उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद उपाध्यक्ष हाँ राज्यसभा उपाध्यक्ष, का। ओके ऑब्वियसली।
ये सर क्लियर है सर, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, मुझे लग रहा है थर्ड नंबर पे ही आता। कौन? मतलब मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य ना 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 न्यायाधीश। ना 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 ना, ये कंफर्म है, उपराष्ट्रपति वो बनेगा उपाध्यक्ष बेसिकली। और उपाध्यक्ष मतलब किसी दिन हो सकता है आपको, अगर दोनों में से एक भी राष्ट्रपति ना रहे तो जो हमारे नहीं नहीं, माननीय आपने तीसरे नंबर पर मतलब राज्यसभा का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष बताया था ना। हाँ हाँ हाँ। उसकी जगह शायद सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब थर्ड नंबर पर अच्छा उच्च चल, मैं एक न्यायाधीश बार है। एक बार क्लियर कर लूंगा, वैसे शायद मुझे कंफ्यूजन कम है इस चीज को लेके। ठीक है, वो वर्किंग ऑर्डर है जो आप बोल रहे हैं ना, वो वर्किंग ऑर्डर है, मतलब कि किसको वरीयता दी जाएगी, वो तो वरीयता का ऑर्डर है। लेकिन अगर राष्ट्रपति की कुर्सी खाली होती है तो कौन आएगा, बात उसकी हो रही है एक्चुअल में। हम्म। है ना, तो जो उपाध्यक्ष है, आजकल हमारे जो उपाध्यक्ष है ना राज्यसभा के, वो हैं, क्या नाम है, हमारे ही सांसद सुरेंद्र नागर जी। ठीक है ना, तो हो सकता है किस दिन राष्ट्रपति देखने को मिले। हाँ गौरव जी बताइए। चुनाव लोकसभा के कराए हाँ बाद इस राज्यसभा पहुंची तो ये ना ना ना, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ बात ऐसी क्यों पहुंची है एक्चुअल में। चाह रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति का पद है वो कभी खाली नहीं रहता, मैं उस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर रहा था। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद ठीक। इंपॉर्टेंट क्यों है। अब लोग चुनाव जीत के आए। ठीक है, जब लोग चुनाव जीत के आए तो उन्होंने क्या किया, दल का नेता चुन लिया। दल का नेता चुनने के बाद उन्होंने क्या किया कि अध्यक्ष भी चुन लिया। अब दल का नेता क्या करेगा, अपने साथी चुनेगा। दल का नेता क्या चुनेगा, अपने साथी ठीक। चुनेगा। साथी कौन, प्रधानमंत्री किन्हें चुनता है, मंत्रियों को। जो कैबिनेट रैंक है उनका पूरा। हाँ, कैबिनेट जो मंत्री पद होते हैं, मंत्रियों को राज्य प्रधानमंत्री चुनता है। मंत्री कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री की संतुष्टि पे। प्रधानमंत्री की संतुष्टि पे किसके द्वारा बनाए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। नरेश मास्टर जी अपना माइक ऑफ कर लो इसे, ये बार बार चेंचे कर रहा। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई हवा वगैरह भी नहीं चल रही। चलो कोई ना फिर भी अपन। बंद रखो बीच में जब बात ना हो। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं आपका, ये है प्रधानमंत्री क्या करेगा, कुछ लोगों को चुनेगा और राज्य राष्ट्रपति से कहेगा कि साहब इन्हें 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 ये मंत्री बना दो। ठीक है, प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंट होता है पोर्टफोलियो डिसाइड करने के लिए। देखो प्रधानमंत्री की पोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास एक ऐसा अधिकार है जो वीटो है पूरा का पूरा। उसका खुद एक सिंगल ब्रेन कैन वर्क। बाकी कोई पद भारत में ऐसा नहीं है कि सिंगल ब्रेन कैन वर्क। ठीक है, केवल प्रधानमंत्री पद एक ऐसा वर्ग है, पद है जिसके पास सिंगल ब्रेन है वर्किंग की पावर दी गई है। वो भी कौन सी, वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार और पोर्टफोलियो अपनी मर्जी से निर्धारित कर सकता है। ठीक, किसके साथ किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो कोई भी हो उस समय पे। है ना, और उसके पास जाने के बाद में फिर वो क्या करेगा, पोर्टफोलियो का निर्धारण होगा। अभी पोर्टफोलियो कैसा बना है कि इसको साहब फलाना मंत्री बना दो, इसको ये वाला मंत्री बना दो, इसको ये वाला मंत्री बना दो। ठीक है, अब जो आदमी मंत्री बनाया जाएगा, है ना, उसके लिए एक शर्त है, सबसे बड़ी शर्त। बाकी दो चार शर्तें हैं, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, रुपए पैसे ना खाता हो, चोरी ना करके आए हो, फालतू फालतू की शर्तें हैं बाकी। उन पे शायद भी कोई कभी गौर करता है ना। तो गौर करने की बात है वो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो एमपी होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी को, प्रधानमंत्री को मंत्री बनाना है, किसी एक ऐसे आदमी को मंत्री बनाना है, कैसे को, जो दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, वो ऐसे आदमी को भी मंत्री बना सकता है बशर्ते वो भारत का नागरिक हो बस। ठीक, लेकिन ऐसा आदमी, कैसा आदमी, जो एमपी नहीं है और उसको मंत्री पद दिया जा रहा है, वो 6 महीने तक अपनी कुर्सी पर बना रहेगा। ठीक, उसे उस 6 महीने में संसद के किसी भी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी, हर हाल में। ठीक है, बताइए। ये राज्यसभा लोकसभा पहले वो कर दो। कंफ्यूजन क्लियर। हाँ क्या क्या। ठीक, अभी करूंगा थोड़ा सा, पहले जो मैंने बातें बताई थोड़ी सी मतलब ठीक है, एडजस्टेबल है रात कि मंत्री कहाँ से बनेगा, संसद से बेसिकली। है ना, मंत्री बनेगा कहाँ से, संसद से। अब संसद में कौन होगा, चलो यही बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो संसद होगा, तो बहुत ऊपर लग गया। जो संसद होगा, संसद में क्या होगा कि संसद में एक होगी लोकसभा, दूसरी होगी अब राज्यसभा। अब सही। ठीक है, तीसरा होगा राष्ट्रपति।
ठीक है। लोकसभा कहाँ से आए? लोगों से चुन के, इसलिए लोकसभा। राज्यसभा कहाँ से आई? राज्य से चुन के, इसलिए राज्यसभा। राष्ट्रपति कहाँ से आया? दोनों से चुन के, इसलिए वो राष्ट्रपति। ठीक है, बड़ा क्लियर सा एजेंडा है ना। लोकसभा लोगों से चुन के आई, इसलिए नाम लोकसभा रख दिया। राज्यसभा राज्यों से चुन के आई, इसलिए राज्यसभा नाम रख दिया। और राष्ट्रपति कहाँ से चुन के आया? इन दोनों से, इसलिए उसका नाम राष्ट्रपति रख दिया। ठीक है, देश का पिता हो गया वो। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा कि ये तीनों चीज क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कौन होते हैं? एमपी होते हैं। इन दोनों में ही, इन दोनों में ही कौन होंगे? एमपी होंगे। एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, है ना। ये कंफ्यूजन वाला सवाल रहता है, बहुत बार दिमाग खराब कर देता है। जब पेपर में लिखा आ जाए ना, तो दिमाग की तई बन जाती है देख के, कि वो लिख के देता है कि क्या राष्ट्रपति को भी एमपी माना जाएगा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माना जाए। ठीक है, तो साला बड़ा दिमाग खराब होता है, क्योंकि पढ़ लिख के कम ही है, कहीं हम आते नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है दिमाग में। अब कंफ्यूजन में सही लगा सही, गलत लगा तो गलत। ठीक है, तो जनरली राष्ट्रपति कभी भी संसद का सदस्य नहीं होता, संसद के सदस्य एमपी ही होंगे। ठीक, ये लोगों से चुन के आए, ये राज्य से चुन के आए। अब देखो, एमपी वाला चुनाव तो क्लियर है, पहला वाला लोगों वाला तो आपका। राज्यसभा के चुनाव जो होगा उसकी थोड़ी सी भसड़ है ना। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, चाहो तो चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ फ्लो चार्ट में ही। राज्यसभा में क्या होगा? 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, दिख रहा है 1/3, 1/3, 1/3। राज्यसभा के सदस्य जो होंगे, देखो लोकसभा के सदस्य हर 5 साल पे रिटायर किए जाते हैं। लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं? हर 5 साल पे रिटायर होते हैं। जैसे ही लोकसभा खत्म, उनका पद भी खत्म और लोकसभा भी खत्म उसी के साथ। ठीक, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी। लेकिन लेकिन जब एमपी मतलब राज्यसभा की बात की जाती है, तो राज्यसभा क्या होगा? एक स्थायी सदन है। ठीक है, अब यहाँ सवाल होता है कई बार कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है कि लोकसभा को क्या किया जा इनमें सकता है? से कौन सी उच्च सदन कौन सी निम्न सदन कौन सी है? उच्च राज्य है और निम्न लोक है। ओके। जिसमें सदस्य कम है वो ऊंचा है, जिसमें सदस्य कम है वो नीचा है। बेसिकली देखो, सदस्य कम है राज्यसभा में ना, तो उसका जो सदस्य मेंबर होगा, उसका जो एरिया होगा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो बड़ा होगा। ठीक है ना, एक देश के 235 टुकड़े किए गए, है ना, तब एक सदस्य बनाया गया। और एक एक उसके ही मतलब 545 टुकड़े किए गए, तब एक सदस्य बनाए गए। ठीक है, तो 1/3, 1/3, 1/3 जो सदस्य होंगे, तो अगर ये सदन कैसा कहा मैंने, ये भंग नहीं होता। भंग क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके हर 2 साल में एक नए सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद दोनों में अंतर क्या है? इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक, दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर है। एक सदस्य के बीच में 5 वर्ष और दूसरे का कार्यकाल 6 साल। हर एक को 2 साल के बाद, हर एक मेंबर को 2 वर्ष के बाद, हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों को, है ना। देखो कार्यकाल कितना है? 6 साल का। टोटल कार्यकाल कितना? 6 साल। और सदस्यों को क्या किया जा रहा है? हर सदस्य को, सॉरी, हर 1/3 सदस्य को हर 2 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, और रिटायर किया जाता है तो उसके एवज में 2/3 का चुनाव होगा, 1/3 का। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जब कई बार अखबार पढ़ते हैं ना, तो हम कई बार देखते हैं कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, और राज्यसभा के चुनाव में 10 सीट उत्तर प्रदेश की हैं, 2 सीट गुजरात की हैं, 4 सीट बंगाल की हैं, 5 सीट एमपी की हैं, 2-4 सीट अलग अलग जगह से इस तरह से सेटल की गई हैं। ठीक, यहाँ पर एक सवाल और आता है, एक विशेष सवाल, मतलब जो जरूरी है। तो ये 535 सदस्य चुन के आए हैं, कहाँ से? लोकसभा में। ठीक है, अब क्या हो कि 535 में से एक आदमी मर जाता है या अपने पद का त्याग पत्र कर देता है। ठीक है, तो क्या त्याग पत्र होने के बाद वो सीट हमेशा के लिए खाली हो जाती है, उसके जरिए उसका कुछ किया जाता है?
चुनाव होता है 6 महीने में। कैसे? नरेश जी ने कुछ बोला। हाँ नरेश जी क्या? 6 महीने में चुनाव चुनाव कराने का प्रावधान है उसका। हाँ ठीक है। देखिए 6 महीने में उस सीट पे चुनाव कराने का प्रावधान है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सरकार उस पर 6 महीने में चुनाव करा ले। हम्म। ठीक है, ये ध्यान रखना बात थोड़ा सा, क्योंकि बहुत फाइन क्वेश्चन हो जाता है कई बार ये अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी, और होता चुनाव किया जा सकता है, मतलब प्रावधान है, उस चीज में थोड़ा सा अंतर है। अभी तो यहाँ कहा गया है कि देखो, नरेश जी ने बिल्कुल सही लाइन बोली थी, एग्जैक्टली प्रावधान है। तो प्रावधान में और विधान में दोनों में अंतर होता है ना। अगर ये चीज विधान होती तो 6 महीने में चुनाव होना तय था, लेकिन अब सरकार की जरूरत नहीं है तो भाई वो चुनाव नहीं कराती। ठीक है ना। तो अगर सदस्य मर जाए या अपने चुनाव का त्याग पत्र दे दे, ठीक है, उसके बाद एक भारत का नागरिक कितनी लोकसभाओं से चुनाव लड़ सकता है एक साथ? तो मेरा आंसर है 545 की 545। दो। जी। दो नहीं, 545 की 545। एक आदमी 545 पे सीट पे खड़ा हाँ हो सकता है। हाँ ठीक है। 2 3 4 5 6 कुछ भी, क्योंकि इस चीज का जिक्र कहीं नहीं है। ये नहीं कि कहीं लिखा है, वहां लिखा नहीं है कि भारत का नागरिक किसी जगह खड़ा होगा, ये बात कहीं लिखी ही नहीं पूरे संविधान में। बस ये है कि हाँ नागरिक होगा, चुनाव में खड़ा होना चाहिए, इसलिए एक आदमी को कितनी भी जगह से खड़ा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पता। ठीक है। तो एक लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे ही वो, अब आगे यहाँ पे प्रावधान किया गया आगे चल के, एक व्यक्ति किसी भी दो लाभ पद पे नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी दो लाभ पद पे नहीं होगा, वो एक ही लाभ पद धारण कर सकता है। या तो भाई बनारस से सांसद बन जाओ, या अहमदाबाद से। समझ में आई बात? है ना। और अगर दोनों जगह से आपको रहना है तो दोनों में से किसी एक को अपने आप ही खत्म माना जाएगा, स्वतः ही। मतलब बिल्कुल अलग अरेंजमेंट है कि स्वतः ही उसको क्या माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब वो दो जगह से बढ़ गया तो वो एक जगह त्याग पत्र दे के आएगा, जरूरी नहीं त्याग पत्र दे के आए। त्याग पत्र बिना दिए ही उसकी सीट को खत्म मान लिया जाएगा किसी एक जगह से। ठीक, वो डिसीजन कौन करता है? संसद का, संसद सदन का कौन? अध्यक्ष। कि भाई इनकी कौन सी सीट खाली मानी जाएगी, या तो वो त्याग पत्र दे दे, अदरवाइज संसद के अध्यक्ष को पूरा अधिकार है इस बात को निर्धारित करने का कि इनकी कौन सी सीट को खाली माना जाए। ठीक है, चलिए। है ना। तो यहाँ पे जो एजेंडा है वो राज्यसभा को लेके है थोड़ा सा। कार्यकाल होगा 6 वर्ष। मतलब स्थायी सदन होगा, सॉरी अस्थायी लिख रहा हूँ, ये स्थायी सदन होगा, मतलब परमानेंट होगा हमेशा के लिए। ठीक है, ये हमेशा के लिए परमानेंट होगा, कभी भी खत्म नहीं होता। हर 2 साल में 1/3 मेंबरों को रिटायर किया जाता है और फिर उनकी भर्ती कर ली जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, पूरी असेंबली को भंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमेशा मतलब किसी विशेष अधिकार में 2/3 मेंबर तो वहां बैठते ही बैठते हैं संसद के अंदर, मतलब राज्यसभा में। ठीक है, चलो ये हो गई राज्यसभा। अब बात आती है कि लोकसभा के सदस्य तो हमें पता है कौन होंगे, लेकिन अब राज्यसभा के सदस्य कौन होंगे, ये कहाँ से आएंगे? ठीक है। तो जो राज्यसभा होगी, राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे वो आएंगे राज्यों से। बेसिकली राज्य में कौन होता है? विधायक। विधायक कहाँ से आया? डायरेक्ट चुनाव से। राज्यों से विधायक आया डायरेक्ट चुनाव से, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ ऐसे ही विधायक का डायरेक्ट चुनाव होता है। ठीक है। तो जो विधायक चुन के आए हैं वो विधायक चुनेंगे अपना सदस्य कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक, जैसे उत्तर प्रदेश को क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीट है 80। नहीं ठीक सर। है ना, सही है। नहीं सर, 31 है। 31 होंगी ना? राज्यसभा अपोजिट में। नहीं, हाँ लोकसभा में 80 है, वैसे 31 अच्छा होंगी अच्छा, सॉरी राज्यसभा सॉरी में। सॉरी, हाँ यार दिमाग से निकल गया, उल्टा हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, टोटल सीटें कितनी है? 31 राज्यसभा में। ठीक है। और जो क्या बोलते हैं यहाँ विधायक हैं, विधायकी जो है राज्यसभा इसकी मतलब यूपी की, वो है 402। 402 ही है ना? 403 आई थिंक। 403, ठीक है। 403। 403 तो 31, 403 डिवाइडेड बाय 31। ठीक है ना। लौंडे तो पहले पड़का रखे। हाँ तो अच्छी बात है यार, ये पढ़ के आने की बात ना, बेवकूफो, ये मतलब सब इतनी तो अकल होनी चाहिए सबको। ठीक है। तो अगर मैं टोटल देखूंगा यहाँ कितना आएगा, टोटल 13। हम्म। है ना, यहाँ टोटल 13 आएगा। तो ये जो 13 नंबर है,
ये 13 नंबर क्या कह रहा है कि 13 विधायक मिलकर एक कौन बना सकते हैं, राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं। बात समझ में आई? समझ में आ रही है बात ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो 403 मिले विधायक, ठीक है, 31 कौन है, सदस्य है। तो ये तो 13 विधायक आया यहाँ डिवाइड होकर, ये 13 विधायक मिलके क्या बना सकते हैं, एक राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जब राज्यसभा का चुनाव होता है उस समय विधायकों की क्या होती है, पावर बढ़ जाती है ना भाई, मेंबर, ठीक। और राज्यसभा का सदस्य बना दिया उन्होंने, है ना। राज्यसभा एक छोटा संगठन है, और ये संगठन कहाँ से मिलता है, राज्यसभा का संगठन कहाँ से मिलता है, राज्यों से। यानी राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो किसकी बात सुनेगा, राज्य की। तो ध्यान से समझने का, इस एक एक बात को, कॉन्सेप्चुअल चीज है, अगर ये नहीं समझ में आएगा ना फिर आर्टिकल याद करने में बड़ी दिक्कत होगी इन सबसे रिलेटेड, है ना। परेशान हो जाओगे 76 का कौन सा, 40 का कौन सा, 80 का कौन सा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो 40 राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, कई बार डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है पेपर के अंदर, है ना। नरेश जी माइक बंद नहीं करते यार, ठीक है। तो कई बार क्या है कि डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि मेरा सर बंद है, किसी और का खुला हुआ होगा। अच्छा ठीक है। मैं कुछ कहता हूँ जब भी खोल। तो जो राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, राज्यसभा के सदस्य जो होंगे, वो किसकी बात मानेंगे, राज्य की, है ना। चुनाव में भाग कौन लेते हैं इसके, विधायक, बेसिकली, ठीक है। और विधायकों की संख्या देखो क्लियर है, 13 विधायक हैं ज्यादातर, 13 से कम भी, कई बार 12 पर भी 12 पर भी एमपी बन जाते हैं। अगर किसी आदमी को 12 वोट भी मिल जाए, कई बार तो ये देखा गया 8 वोट पर भी हमारे यहाँ राज्यसभा में मेंबर बने हैं, 8-8 वोट तक भी, है ना। तो जरूरी नहीं कि 13 वोट मिले जब ही बनेगा, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया है कि 8-8 विधायकों ने वोट किया तो भी वो एमपी बन गए हैं, ठीक है। तो जो राज्य वाला होगा, राज्यसभा वाला, वो किसकी बात सुनेगा, राज्य की, है ना। इसलिए उसे राज्यसभा कहा गया है, क्योंकि उसका चुनाव कौन करते हैं, विधायक करते हैं, ठीक। इतनी बात अब क्लियर है सबके, ऑब्वियसली, है ना। तो अब क्या होगा, जो मंत्री बनेगा, कम टू पॉइंट डायरेक्ट, है ना, जो मंत्री बनेगा वो दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक। कई बार क्या होता है, लोकसभा किसी ऐसे आदमी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है, मतलब अपना दल का नेता चुन सकती है, जो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक भाई। 2004 डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्तमान में शायद ही किसी सदन के नेता थे, लेकिन फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये सदन के पास अपनी पावर है ना, कि वो किसको नेता अपना चुनते हैं। जैसे मान ला सदन में बैठे हुए आदमी के दिमाग में आए कि भाई आज गौरव को प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो वो गौरव को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन कब तक, 6 महीने तक। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है कि कब तक किसी आदमी को उसके पद। अब क्या ऐसा हो सकता है भाई, एक जुगाड़ सोचते हैं, एक आदमी को हमने क्या किया, 6 महीने 5 महीने तक प्रधानमंत्री बनाया, फिर हटा दिया, फिर बीच में एक मेंबर को बना दिया 1-2 महीने के लिए, और हमने वापस से उसी आदमी को उठा के फिर बना दिया, तो क्या होगा, है ना। है अजीब सी स्थिति। तो एक कार्यकाल में, आप समझ लो स्थिति को क्लियर किया गया है, एक कार्यकाल में एक आदमी की कुल अवधि 6 महीने ही होगी, चाहे टुकड़ों में काट दो, चाहे 50 टुकड़ों में काटो, या 100 टुकड़ों में काटो, चाहे 180 टुकड़ों में काटो उसको, ठीक है ना, क्लियर बिल्कुल, कि उसकी अवधि छह समझ नहीं महीने ही आता होगी, भैया, है। ये समझ में नहीं आया कि मतलब वो 6 महीने का मतलब कुछ देखो, लॉजिक। हाँ लॉजिक बता रहा हूँ क्या है, कि आइडिया क्या है कि 6 महीने तक किसी भी आदमी को बिना सदस्य सदन का हुए मंत्री बनाया जा सकता है, हम्म। ठीक है। वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है या कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकता है, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, हम एक ऐसे आदमी को 5 महीने तक प्रधानमंत्री बनाए, किसी भी आदमी को जो सदन का सदस्य नहीं है, हम्म। और 5 महीने बाद उसे उसकी कुर्सी से हटा के दूसरे आदमी को बना देते हैं जो कि मेंबर, पार्लियामेंट्री मेंबर है, हाँ ठीक है। क्लियर है ना इतनी बात, हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद क्या हो, हम क्या करें, उसका 1 महीना निकल जाए, 1 या 2 महीना, हम्म। ठीक है, उसको फिर पद से हटाते हैं और फिर पुराने वाले को उठा के फिर से प्रधानमंत्री बना देते हैं, ओके। ठीक है ना। तो क्या अब, लाइक
हाँ मतलब अगर सपोज जैसे इस केस को हम स्पेशल केस माने, लाइक जैसे उसने इलेक्शन लड़ा लाइक एमपी का और वो हाँ हार गया। हाँ, इस ठीक है, केस में बिल्कुल। क्या दूसरे वाले को लगा देंगे हाँ हाँ और फिर हाँ 6 मंथ के बाद फिर उसको लगा देंगे। हाँ। तो क्या ऐसा संभव है? तो हमने कहा नहीं। टोटल कार्यकाल 6 महीने ही होगा, चाहे वो एक एक दिन का प्रधानमंत्री क्यों ना रहा हो, पूरी 5 साल की असेंबली में। ओके। ठीक है ना, पूरी 5 साल की असेंबली में वो 6 महीने ही प्रधानमंत्री रह सकता है। अगर उसे 6 महीने से एक भी दिन ज्यादा चाहिए तो भाई सदस्य बनना होगा। हम्म। ठीक है, इतनी बात। सदस्य किसी भी सदन का हो सकता है, चाहे वो लोकसभा या, हाँ बताइए। 6 महीने मैंने एक को बना दिया, फिर हटा के दूसरे को बना दूं, अगर मैं हाँ बना दो, कोई समस्या नहीं है। 5 साल ऐसे ही चला दूं, चला मैं दो। 10 प्रधानमंत्री बनवा दूं। हाँ चला दो, कोई नहीं रोक रहा सही आप। सही। ठीक है ना, ऐसा हुआ भी है भारत के, मतलब भारत में हुआ भी है। आप जब पहला कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो मेरे हिसाब से 13 दिन ही सरकार चला पाए थे। ठीक। है ना, हमारे यहाँ सब कुछ ग्यारह हुआ है। 13 ही थे। अच्छा, 10-11 दिन के जो भी थे वो। ठीक हाँ है, शायद 13 है, शायद दिन 11 है, हाँ, चलो जो भी इतना होगा। ही था। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है, तो ऐसे भी हुआ है हमारे टाइम पे। ऐसा भी हुआ है कि एक 5 साल की असेंबली के अंदर में पांच पांच प्रधानमंत्रियों का मुंह दिखाया है हमने। ठीक है, तो वो सब कुछ हुआ है ना। प्रधानमंत्री छोड़ो, इस 5 साल की असेंबली, नरेंद्र मोदी अगर 0.1 की बात करो, तो 0.1 असेंबली के अंदर कई बार ऐसे मंत्री बने हैं जिनको मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो 2-3 महीने के लिए ही दिया गया है। उनका मंत्रिमंडल बदल दिया गया है ना। कई बार ऐसा हुआ कि रेल मंत्री को शिक्षा मंत्री बना दिया, शिक्षा मंत्री को रेल मंत्री बना दिया, आपस में ही बदल दिए। ठीक है, वो सब कुछ होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो यहाँ इतनी बात अब तक जो मैंने बताया, इतनी बात आई होप सबको क्लियर होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ बताइए। जो विधायक के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव। हाँ, विधानसभा चुनाव हाँ, ये बात ना बताइए। कौन कराता है? कौन कराता है इसे? तो राज्यसभा, राज्य का चुनाव आयोग कराएगा। गलत। राज्य का चुनाव तो आयोग नहीं कराएगा, केंद्र चुनाव आयोग ही कराता है। ये चुनाव आयोग ही कराता है। ठीक है, कंफ्यूजन से भरा सवाल है। तो फिर राज्य चुनाव आयोग क्यों बनाया गया? नगर और ग्राम पंचायत चुनाव कराने को बस। अच्छा, लोकसभा राज्यसभा सब केंद्र कराएगा। केंद्र कराता है। ठीक। ठीक है ना। ठीक है, हाँ, शर्मा जी कुछ कहना ये चाह रहे हैं? हाँ बताओ ये सर। एमपी एमपी और विधायक एक ही हो, अलग अलग अलग। अलग? एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य है। और विधायक मीन्स ये राज्य की, हाँ कल को क्लियर हो जाएगी, पहली चिंता ना करो। बिल्कुल कल क्लियर हो जाएगा कौन एमपी पहले होगा वो कौन विधायक एमएलए होगा। एमएलए भैया। है, विधायक मीन्स एमएलए। हाँ, छोटा वाला जो बड़ा वाला है ना, एमएलए। देखो मैंने अभी मैं शुरू में ही बताया था, पीएम मतलब पीएम, पीएम मीन्स उल्टा कर दो एमपी बन गया। है ना, तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर कंफ्यूजन हो जाए तो बस सिंपल से सब हम देख लो इस चीज को, कि उसका उल्टा कर दो, एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बड़ा वाला। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? हाँ, एक और है। हाँ बताओ। उन्होंने कहा लोकसभा को 5 साल तक के लिए रखा जाता है, उसके हाँ बाद रिटायर कर देते हैं। हाँ, रिटायर नहीं फिर करते, नहीं। भगा देते हैं। रिटायर नहीं होता कोई वहाँ। हाँ, जो भी है। हाँ, तो वो पद यही है छीन ना लिया कि जाता है, हाँ। अगर जो पद छीन लिया गया, फिर बाद में अगर वो दोबारा चुनाव जीतेगा तो फिर आ तो जाएगा। फिर आ जाएगा, हाँ। तो दोबारा पेंशन बनेगी उसकी। हाँ, दोबारा पेंशन बनेगी। दोबारा पेंशन बनेगी, चिंता काहे की है। दो तो पेंशन लेगा वो। हाँ, इस चीज में इन्होंने क्लियर नहीं कर रखा है एजेंडा यार। कई बार लोगों ने कोशिश की है जानने की, समझ चीज क्या है क्या। एक्चुअल में प्रावधान जहाँ तक है वो ये है कि एक सदन की सदस्यता लेने के बाद में सदस्य आप फिर से बनते हैं, तो आपको सैलरी या पेंशन में से एक चुनना होगा। अगर अगर एक आदमी विधायक रह चुका है पहले, ठीक है, और विधायक के बाद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है लोकसभा का, तो वो विधायकी की पेंशन लेगा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी लेगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये एक आदमी जो पहले मंत्री रह चुका है और मंत्री रहने के बाद अब वो एमपी रह रहा है, तो वो मंत्री नहीं है ना अब, तो मंत्री और मंत्री के बराबर पद के इक्विवेलेंट नहीं है, तो वो मंत्री पद की पेंशन ले सकता है। अच्छा। ठीक है ना, वो चीज क्लियर है। लेकिन एमपी और एमपी के अगेंस्ट जो एजेंडा है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। ओके। ठीक है, और कोई इसके हाँ अलावा सवाल? भैया। हाँ। अब भैया फर्जी सवाल जैसे ना पूछो, पेपर वाले सवाल पूछो यार। लाइक जैसे कि आपने मतलब जैसे हमारे जैसे गांव में क्या होता है जब पंचायत हाँ होती है, हाँ उनका तो जैसे कि अभी जैसे कोविड हुआ था तो उनका टाइम क्या एक्स्ट्रा एक्सटेंड हाँ कर हाँ, दिया वो था। सब सारे काम हो सकते हैं यहाँ भी। हाँ, मतलब अगर यही हमारा सपोज अगर कुछ कोविड या मतलब कुछ हाँ, इमरजेंसी कुछ टाइप आ जाए, विशेष परिस्थितियां आए तो इस चुनाव को बढ़ा के 2 साल मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। लाइक जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो 7 साल तक रह सकता है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है हाँ तो। हाँ 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 हाँ।
ओके। ठीक है ना। ठीक, मतलब ऐसी कोई 7 साल तक मतलब रहना वैसे बड़ी बात है, इस तरह मतलब 2 साल मैक्सिमम लिखा है कि 2 साल के बाद में 2 साल से पहले ही चुनाव कराना होगा हर हालात में, चाहे इमरजेंसी क्यों ना है। ओके ओके। है ना। हाँ ठीक है, और कोई क्वेरी? हाँ सर। नो कमेंट। नो कमेंट्स। एनीवन? ठीक है, मतलब देखो एक हाँ राज्यसभा के भैया, राज्यसभा के सदस्य को मनोनीत करने के ऊपर भी तो है, जैसे वेस्ट बंगाल में अभी हाँ हाँ स्वप्न हाँ दास गुप्ता जो था वो, मनोनीत होने का चक्कर थोड़ा अलग है। स्वप्निल दास गुप्ता करके था, उसको किया था, हाँ देखो वो नहीं इससे रिलेटेड ही है क्या? हाँ मैं बताता हूँ, मनोनीत करने का चक्कर थोड़ा सा अलग है एक्चुअल में। मनोनीत की तरफ अभी ध्यान मत लगाओ, थोड़ा सा मनोनीत के बारे में हम अलग से बात करेंगे एक्चुअल में, क्योंकि मनोनीत क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। ठीक है, मनोनीत कौन होगा, कहाँ से होगा, और ठीक ठीक। उसकी असेंबली कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, वो निर्धारण का बाद में हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, कि वो मनोनीत करने वाली असेंबली कहाँ से आती है। ठीक है। जो अब तक मैं समझ आपके समझ में आ गया होगा, विधायक क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे और लोकसभा के सदस्य हाँ डायरेक्ट आएंगे। संसद का फंडा मेरे हिसाब से क्लियर है, होप सो। हाँ गौरव हाँ जी। क्लियर है। हाँ गौरव। राज्यसभा की टोटल सीट तो बता दो। लोकसभा की तो 543 प्लस 2 है। हाँ हाँ हाँ, राज्यसभा की शायद ऐसी है 240 के करीब में, 240 से 235। दो सौ करीब पैंतालीस बताओ। 245 245। या 245। अब खुद भी क्लियर कर लो। अबे देखो, मैंने पढ़ा सिविल का, तो इतने नंबर याद रखने की आदत नहीं है अब। ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि ये नंबर तो तुम वैसे भी याद ही कर लोगे अपने आप ही। ठीक है, क्लियर इतनी बात है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो संसद का तीसरा एलिमेंट बचा राष्ट्रपति। तीसरा एलिमेंट कौन बचा, राष्ट्रपति। है ना। ये आखिरी टॉपिक होगा, इसके बाद खत्म करेंगे, और कल से उम्मीद करते हैं 9:30 बजे से एग्री कर रहे हैं सभी लोग, या नहीं थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। गौरव और हाँ कौन है? ठीक है ठीक है। 9:30 बजे, ठीक है, और कोई 9:30 बजे इस एग्री और वाला? 10 बजे ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि लैब वैब से आना पड़ता है। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, 9:30 बजे ठीक है ना। ठीक है भैया। ठीक है सुबह। मैच्योरिटी हाँ कर रही है। हाँ 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 ठीक है, मेजोरिटी हाँ कर रही है। वैसे अब भी ना एक आदमी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। एक आदमी मेरा स्पेशल फोकस है, देखो ईमानदारी से, मेरा दोस्त है शर्मा जी। है ना, उस आदमी मेरा विशेष फोकस है भैया, उसकी नौकरी मुझे जरूर चाहिए, चाहे किसी की लगो मत लगो साला। ठीक है, ठीक जो है। करना है वो चाहिए। तो केमिस्ट्री भी तो पढ़नी है उन्हें, जीएस से थोड़ी हो रहा। अबे सही केमिस्ट्री बात। केमिस्ट्री आवे उस पे। तुझसे तो ज्यादा आती होगी। मेरे से तो ज्यादा आवे, वो तो हाँ सही समझ है। लो। पर कंपटीशन मेरे साथ ना है, हाँ और तो के साथ मतलब है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तू पास करेगा तो भी कर ही लेगा। मेरा तो ना हो रहा। दिमाग ना खराब कर साले, पढ़ाना रात को चक्के है। मैं बनना अपना, अगर ऐसा ऐसी उम्मीद थोड़े बैठो तो मैं अपना सो आराम से। चलो मनोबल डाउन कर रहा है ये तो हमारा हाँ भी। मतलब हद होगी यार। ठीक है। तो राष्ट्रपति तीसरा आदमी है यहाँ पे, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेगा, पहला सवाल। क्या भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सके? मैं कहता हूँ हाँ। ना। हाँ, भारत के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण अधिकार है कि वो भारत आज भाग ले सके राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन कौन नागरिक भाग लेगा, जिसको 51 कैंडिडेट, 51 कौन, एमपी या एमपी, 51 है ना, या 51 एमपी के इक्विवेलेंट वोट वाले पर्सन। है ना, ये क्लियर होगी अभी पहली थोड़ी देर में कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति को कौन चुन मतलब कौन निर्धारित करेगा कि ये चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। राष्ट्रपति का निर्धारण चुनाव का कौन करते हैं, कि उसके पास में पहले से 51 एमपी होने चाहिए। 51 एमपी होने चाहिए, चाहे वो राज्यसभा वाले हों या लोकसभा वाले हों, कुछ ऐसे ही करके एक नंबर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है ना। तो उसको पहले से ही नॉमिनेशन मिलना चाहिए कुछ लोगों का। क्लियर इतनी बात, जिसको वोट देना है उसका नॉमिनेशन अनिवार्य है। ऐसा ही आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जिसको राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्य चाहते हैं। ठीक, क्लियर इतनी बात है ना, लड़ कोई भी सकता है। प्रत्येक नागरिक को यह पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है। प्रत्येक नागरिक की पर्टिकुलर एज है 35 साल से ऊपर वाला, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लायक हो वो। ठीक, इतनी बात है ना। या वैसे इस चीज को जो ना कहीं से कोट कर लेना थोड़ा सा, कि राष्ट्रपति का चुनाव के लिए शर्तें क्या क्या है ना, वो एमपी का सदस्य बनने लायक हो, मतलब संसद का सदस्य बनने लायक हो, दिवालिया और पागल ना हो, ठीक है, लाभ पे ना हो, वो 4-5 उल्टी सीधी कंडीशन है, उन्हें देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कई बार सिविल वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला आदमी है संसद का सदस्य, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर, ठीक। विधानसभा के सदस्य, सभी विधानसभा, जितनी भी विधानसभाएं देश में चल रही हैं उन सब के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। एक शब्द है विधान परिषद, क्या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे? मैं कहता हूँ हाँ, ठीक। अगला शब्द आता है नॉमिनेटेड पर्सन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा और विधान परिषद और विधानसभा के नामित सदस्य, नॉमिनेशन वाले, जैसे सचिन तेंदुलकर है, क्या ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? ठीक है, ये छोटा सा सवाल है, आंसर ढूंढिएगा। बड़ा छोटा सा सवाल है ना, उससे थोड़ा सा हेल्पफुल होंगे आंसर ढूंढने के, ठीक। वैसे तो मुझे पता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना में ही जवाब है, ठीक है। उसके बाद में, क्या नामित सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है या नहीं? जो नॉमिनेटेड मेंबर है, उस नॉमिनेटेड मेंबर को मंत्री बनाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि वो भी संसद का सदस्य है, लेकिन वो लोगों से चुन के नहीं आया किसी भी हालात में, ना डायरेक्ट में ना इनडायरेक्ट में, ठीक। तो क्या ऐसे आदमी को भी मंत्री बनने का अधिकार है या नहीं? इस बीच चीज को क्लियर कर लेगा। दोनों का सवाल अगर आप नहीं देंगे आंसर तो मैं कल दे दूंगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य, हाँ, विधानसभा के एमपीज, सदस्य, एमएलएज और हाँ, विधान परिषद के सदस्य, और या राज्य फिर इन सबसे चुने विधानसभा हुआ के कोई एक व्यक्ति। नहीं, ये क्या कह रहा है, इन सबसे चुना हुआ व्यक्ति? ये कौन आ गया बे? मतलब वो 51 एमपीज जो आप बोल लेते हैं। अरे वो ना उपराष्ट्रपति क्यों होना चाहिए, उतना ना 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 ना, अनिवार्य है ना उसके लिए। कंफ्यूजन हो गया है गौरव, कंफ्यूज है थोड़ा सा। देखो एक मिनट रुको यार, राष्ट्रपति के चुनाव, जैसे मान ले क्या है कि गौरव को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, समझना इस बात को। तुझे चुनाव लड़ने की इच्छा है दिमाग में तेरे, है ना। जब दिमाग में तेरे में चुनाव लड़ने की इच्छा है, तो इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए, सिर्फ चुनाव लड़ने की इच्छा की पूर्ति के लिए तुझे 51 MP को राजी करना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा पर्चा दाखिल करा दो चुनाव का। यानी नॉमिनेशन। हाँ, सिर्फ नॉमिनेशन के लिए काम करते ठीक हैं वो लोग। मतलब सब ऐसा कह सकते हैं, लाइक जैसे कि अगर आपको पीएचडी में अप्लाई करना है तो सीएसआर और यूजीसी जेआरएफ चाहिए ही चाहिए। हाँ हाँ, मतलब वही कुछ भी इनमें से हो आपके पास पहले से ही, अभी आप हाँ, PhD के लिए किसी पर्टिकुलर बड़े इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। गेट वाले भी आ जाए। हाँ, गेट वाले भी आ जाए, समझ गया मैं। जिसके इंस्पायर वाले भी आ जाए फिर तो। जिसके पास पिताजी का हाथ हो वो भी आ जाए, उसकी टेंशन डालो। हाँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक। तो ये क्या है, नॉमिनेशन के लिए है, इसलिए मैंने कंफ्यूजन को दूर किया है, ठीक है ना। वो नॉमिनेशन के लिए है कि नॉमिनेशन के लिए 51 लोगों को आपको एग्री करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कई बार सवाल आता है कि क्या राष्ट्रपति का चुनाव देश का प्रत्येक नागरिक लड़ सकता है? आंसर होता है हाँ, ठीक है। वो बात की बात है कि वो एग्री करेगा या नहीं करेंगे लोग, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी आदमी को खड़ा किया जा सकता है। देश के किसी भी आदमी को मंत्री बनाया जा सकता है, हम कहते हैं हाँ। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं MP को ही बनाया जा सकता है या MLA को ही बनाया जा सकता है। नहीं, किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए। 6 महीने तक उसे MP या MLA बनना होगा, ठीक है। ये बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत बार अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी भी इन सवालों को गलत कर लेते हैं, ठीक। और उम्मीद करो कि ऐसे सवाल ना पूछे जाए, लेकिन पिछला पेपर जो शर्मा दे के आया ना, उसकी स्थिति बहुत भयंकर है, उसकी GS की स्थिति। तो इसलिए मतलब मैं इस तरह के कॉन्सेप्चुअल सवाल भी थोड़े थोड़े बीच में आपके दिमाग में राइज कर रहा हूँ, ठीक है। आज की मतलब जो सभा रही है या क्लास रही है हमारी, उससे किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर करे, अदरवाइज बंद करते हैं, सोएंगे घर जाके यार। हाँ भैया एक क्वेश्चन है, लाइक हाँ जैसे कि जैसे हमारा जैसे जैसे विधानसभा जो मतलब राज्य में होता है, जैसे हाँ हाँ, बिल्कुल सीएम ठीक। होता है, हाँ तो उसमें क्या होता है कि जो डिप्टी सीएम बना देते हैं, हाँ, ठीक है। मतलब अगर हमारा जैसे लोकसभा में पीएम होता है, हाँ तो इस प्राइम मिनिस्टर के नीचे भी ऐसा होता है कि हम मतलब हाँ, उप मुख्य उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बना बना सकते हैं। सकते हैं। उप प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चौधरी चरण सिंह भी हैं, और ओके। एक नाम और है मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा, एक आदमी और उप प्रधानमंत्री बना, 2 आदमी उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये लाल है, कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण नहीं यार बना है। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअल में, मतलब एक आदमी और बना है, 2 नेता लोग नहीं, वरिष्ठ नेता बहुत तगड़ा बना होगा। हैं। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भी है, मोरारजी देसाई तो याद है मुझे।
ठीक है। तो तो जैसे इनका कुछ नंबर भी हो सकता है कि लाइक जैसे ना ना सीएम ना के नीचे ना ना डिप्टी ना सीएम, ना ना ऐसा ना कुछ ना नहीं है ना ना? ना ना जो उप राज्य उप 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 पद है ना, उप हाँ। पद का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। उपमंत्री नाम की कोई चीज नहीं जनरेट की गई, इसलिए अच्छा। उपमंत्री को ना कोई सैलरी मिलती है, ना कोई ओके। पोर्टफोलियो मिलता है। ठीक है, मतलब उसका अलग से सचिव नहीं होता। उपराष्ट्रपति उप का उप जो भी उप होगा, मतलब ये जो उप वाले मंत्री हैं, है ना, अच्छा इनका अच्छा। कोई सचिव नहीं होगा। जैसे मान लिया मुझे क्या है, कोयला मंत्रालय मिला, तो मेरे पास कोयला का सचिव होगा जरूर एक, अच्छा। मतलब एक सेक्रेटरी होगा मेरे पास में जरूर। लेकिन अगर मैं उप प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मेरे पास उप प्रधानमंत्री नाम का कोई सचिव नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ना कोई पेंशन मिलती है, ना कुछ सैलरी मिलती है। और उसी केस में जैसे कि उसी मतलब रूल रेगुलेशन को फॉलो करते जैसे हमारा डिप्टी सीएम होगा उसको मतलब उप सचिव नहीं मिलेगा, ना, राइट? बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, ये एक घोषित पोस्ट है, वो जबरदस्ती बनाई दी जाती है कि भाई सम्मानित पोस्ट है, इस आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। जैसे केशव प्रसाद मौर्य था बेचारा, हाँ। ठीक है, उसको है ना, लॉलीपॉप दे दिया। है ना, केशव प्रसाद मौर्य बेचारा सोच रहा था कि मैं बन जाऊंगा मुख्यमंत्री कैसे कर करा के यूपी में। ठीक है, पता चली कि केशव प्रसाद मौर्य से ही कह रहे हैं कि भाई साहब ये बता दो किसको मुख्यमंत्री बनाए। साला बड़ी अजीब मुसीबत। ठीक है, तो ये है कि भाई उप मुख्यमंत्री बना दिया जैसे तैसे करके। लेकिन ये पद जो है वो संवैधानिक नहीं है, ना ही इनके पास में कोई भी इस तरह की पर्टिकुलर पावर है जो मंत्री के पास होती है। हम्म, ठीक है, और ठीक कोई, है, आपका हाँ, बताओ। और कोई क्वेरी? नहीं भैया। सब सम अप कर लो थोड़ा सा कि सम अप किया जाए। मैं सुना रहा हूँ, फिर अच्छा हाँ, बता ठीक है दियो ठीक हाँ है, दैट्स सही है बेटर। गलत है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कि आपने बताया कि एमपीज का चुनाव होता है लोकसभा के अंदर, ठीक है, वे जाके चुने हमारा पीएम, हाँ, वेरी ठीक गुड। है जी। हाँ और हमारा एमएलए का चुनाव होता है, वो भी लोकसभा मतलब उसमें मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग ही करवाता है, हाँ लेकिन वे सब एमएलए चुने हमारा सीएम, हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब हमारे जो एमपीज हैं वे जामे हमारे लोकसभा में, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में बैठे हैं, जो हाँ चुन के आए हैं। हाँ, लोगों से फिर चुन के आए जो। जो राज्यसभा वाले हैं हाँ उनका चुनाव करते हैं एमएलए। हाँ, उनके चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव नहीं करते हैं एमएलए। चुनाव या इन सबको भाग इन सबको चुनाव कौन कराता है? जैसे राज्यसभा वाले को चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग या कोई और? या जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग या कोई और संस्था? चुनाव आयोग ही कराएगा सर। नहीं, गड़बड़ है। तो चुनाव बताइए। कराता है, चुनाव में भाग लेता है। ना ना ना, चुनाव संस्था कौन कराएगी? देखो ये बहुत, पीएम को कराता है क्या? हाँ, सोचना है इस बारे में थोड़ा सा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कहाँ से जुगाड़ किया जाता है। राज्यपाल कराता है ना सर। अब राज्यपाल का चुनाव ना अब होते। राज्यपाल तो छोटा होता है। साला राज्यपाल कुछ भी। राज्यपाल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुन रहा। राज्यपाल के चुनाव में कुछ अ, कुछ तो कराता है राज्यपाल, राज्यपाल लग रहा था कुछ भी। ना कुछ तो करा ना ना राज्यपाल ना, सब शपथ दिलाता है सीएम को बस। बस और कुछ ना कराता हो। और हाँ कुछ नहीं करेगा। उसके अलावा हाँ उसका सीएम कोई को काम शपथ नहीं है। दिलाता है। ठीक है, कल राज्यपाल का रोल बताऊंगा, वैसे मैं कल मतलब चीजों को थोड़ा सा क्लियर करूंगा किसका क्या पावर है और हाँ किसके पास क्या ऑटोनॉमी है। हाँ ये ठीक तो है, सुन लो हाँ हाँ, आगे पूरी। बताओ। एमएलए ने सीएम भी चुन लिया और एमएलए ही राज्यसभा का वो बनाएंगे हाँ, वेरी मेंबर, वेरी गुड, वेरी गुड। है जी। हाँ राज्यसभा के मेंबर होंगे अलग अलग, जैसे यूपी का आपने बताया थे राज्यसभा में 31 है, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो यूपी के जो मेंबर, यूपी के जो एमएलए 403, हम्म। वे हमारे 31 मेंबर चुनेंगे राज्यसभा के लिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और वो मेंबर एमएलए भी हो सकता है और एमपी भी हो सकता है? ये क्या कहा था नया, फिर से बता। राज्यसभा का जो मेंबर चुना जाएगा वो हाँ कौन होगा, जो लोकसभा में जीत का है या ना जो विधानसभा में जीत का ना, है? उनमें से कोई नहीं होगा, दोनों में से। अब ऐसे कौन होगा? सीट क्यों खराब करवा कि आम आदमी को पकड़ेंगे दो ना दो पद बनाएंगे। कैसे मिल जाएंगे किसी को? ना दो पद ना ना, नरेश जी रुक जाओ एक मिनट के लिए नहीं। बस, अभी मैं कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ जो दिक्कत हो रही है इसे। इसका समझ में आया क्या? देखो, वो जो चुना है ना आदमी, हम क्या करेंगे, हम किसी एक नागरिक को पकड़ेंगे देश के अलग, जिसने ठीक है, चुनाव नहीं लड़ा। जिसने चुनाव न लड़ा आज तक, अच्छा ऐसे ही। जिसके बस की चुनाव लड़ना नहीं है। ईमानदारी की ओके। बात ये है, उसके पास पैसा अच्छा है, तो विजय माल्या पैसा था जैसे सचिन कांग्रेस। तेंदुलकर, जैसे रेखा, जैसा जय जया केजरीवाल ने बलकर। करा। ना केजरीवाल ने चुनाव लड़ा यार। नहीं, केजरीवाल ने भेजना है राज्यसभा में हाँ वो। हाँ, वो जो संजय सिंह करके हैं, संजय सिंह है एक और है, उसको पैसा वैसा लिया उससे, उसे वहां भेज दिया। और एक जो आपको, दुनिया। हाँ, और कुमार विश्वास धतूरा बजाता रह गया कि तू गाड़ी से कविता सुनाता रहे। जैसे सचिन को भेजा इन्होंने राज्यसभा। नहीं, सचिन नॉमिनेटेड है, वो थोड़ा सा अलग मामला है, नॉमिनेटेड अलग चीज होती है। अच्छा।
देखो नॉमिनेटेड बिल्कुल अलग जैसे आइटम है। जो भैया जैसे जो जज था, हाँ जिसे राम मंदिर का मतलब हाँ रिजल्ट हाँ हाँ बताया हाँ हाँ, था, उसे उसे एमपी उसको बना क्यों दिया। राज्यसभा भेजा था ना? हाँ राज्यसभा में एमपी बना दिया उसको, नामित में एमपी बनाया, नामित, वो अच्छा, मतलब नॉमिनेशन ये में है। नामित और इसमें डिफरेंस क्या होता है हाँ भैया? दोनों में देखो, ये क्या है, ये चुनाव लड़ेगा ये वाला, अच्छा। ठीक है, और इसे विधायक वोट देंगे, ठीक ओके। है। और एक ऐसा, सुरेंद्र नागर भी तो हमारा। हाँ सुरेंद्र नागर भी हमारा राज्यसभा में है। तभी तो मैंने बताया कि सुरेंद्र नागर किसी दिन हो सकता है कि आपको राष्ट्रपति देखने को मिले, क्योंकि आजकल वो उपसभापति भी है। पहले सपा सरकार में हाँ राज्यसभा सांसद बना था, अब इसमें बना था बीजेपी। हाँ हाँ 2 बार हाँ, बन गया वो। ठीक है। ये जो एमपी मतलब ये जो सुरेंद्र नागर हैं, ये बने हैं एमपी एमएलए की वोट से, इससे बने हैं ये एमएलए की वोट से, ठीक है। एक आदमी होता है जिसको कहते हैं नामित। अब मान लें क्या कैबिनेट मंत्री है, किसी को हमें मंत्री बनाना था, तो कैबिनेट क्या करेगी, कैबिनेट राष्ट्रपति से कहेगी कि भाई साहब इस आदमी को एमपी बनाना है आपको, ठीक है। तो वो नामित हो गया, उसको वोट सोट किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कितनी सीटें हैं, 12 राज्यसभा में, ओके, ठीक है ना। और इनका भी उसमें नंबर फिक्स, ठीक। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब एक एक करके डिस्कस किया जाएगा उस पर, नामित पे जब मैं आऊंगा। आजकल का तो ज्यादा बड़ा लंबा हो जाता है यार। ठीक है, हाँ गौरव जी समराइज कर रहे थे, आगे बताओ। ये कहा था हाँ ना, एमपी एमएलए, ये एमपी, एमएलए हाँ एमएलए ही है, राज्यसभा हाँ का वो चुनेंगे, एमएलए हाँ, सीएम चुनेंगे हमारे। हम्म। दो तरह के चुनाव। और ये बाकी ये छोटी बॉडी जो है, जो तुमने बताया थे, नगर निगम, नगर पालिका हाँ प्रधान, हाँ हाँ पीडीसी, ये एक लोकल उसमें काम करेंगे। हाँ हाँ इनका ऑफिस इतना में। बड़ा कोई मैटर है। हाँ ये आर्टिकल कौन सा बताया था आज मैंने इनसे रिलेटेड, 51, 50 वो 41 या 40, अब आज कहीं भूल गए यार, 40 40, हाँ, नंबर, छोटे समूह। हाँ हाँ, 40 नंबर, नीति निदेशक के छोटे समूह हाँ 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 ठीक जो, है 40 नंबर, ठीक है, ठीक है हाँ चलो। ठीक है। और बाकी कुछ होएगा तो कर पूछेंगे। पर आज अबे पता लगी चुनाव चुनाव कैसे होंगे इंडिया में। है ना, वो 6 साल का कार्यकाल याद रखना ध्यान से, 6 साल और 5 साल, ठीक है, ठीक है। स्थायी सदन अस्थायी सदन के बीच का अंतर, कभी उल्टा ठीक। कर दो, है ना, कि राज्यसभा को स्थायी बना दो, उसको अस्थायी बना दो, तो उल्टा सीधा मत करना, ठीक है, क्लियर, हम्म। है ना। चलो अब खत्म करते हैं, बहुत चलो, टाइम होगा यार, सोऊंगा मैं। लोकसभा सदन भंग कर दो, अब भंग कर दो। लोकसभा बंद। ये लोकसभा ना है, राज्यसभा है, ये भगना होता है। चलो भैया, गुड ठीक है नाइट। ना, ठीक है कल भैया, को ओके। 9:30 बजे। हाँ ठीक है ठीक। भैया, हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके भैया, बाय बाय धन्यवाद, बाय। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट भाई।